तो अभी तक हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम में सिग्नल्स पर जो ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिक टाइप के सिग्नल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, एनर्जी सिग्नल्स, पावर सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। तो अब सिग्नल्स आप कहाँ अप्लाई करने वाले हैं? सिस्टम्स पर। तो आज से जो हमारा टॉपिक अभी हम शुरू कर रहे हैं दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। अब यहां पर हम देखेंगे सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के उनके क्लासिफिकेशन होते हैं और उन क्लासिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन आपको गिवन है तो कैसे आप उस रिलेशन को देखकर ही बता सकें कि ये सिस्टम हमारा किस टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जहां भी आप सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट देखते होंगे जिस भी एग्जाम में, तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम शुरू करें तो आप जानते हैं, सपोज अगर हमने डिफाइन किया कि ये कोई सिस्टम है, तो सिस्टम का क्या मतलब है? डेफिनेशन हमने देखी थी कि सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स व्हिच एक्ट्स टुगेदर एज एन एंटायर यूनिट व्हिच विल कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म। अगर हम यहां पर किसी एक फॉर्म का इनपुट देंगे तो इस सिस्टम का ये काम है कि उस इनपुट को किसी अदर फॉर्म में चेंज करके ये हमें रिस्पॉन्स में देगा। इनपुट को आप एक्साइटेशन भी नाम देते हैं, आउटपुट को आप रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो मतलब यहां पर हम, अगर ये हमारा कोई सिस्टम है तो इस सिस्टम में हम यहां पर कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, एक्साइटेशन अप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसी को आप क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सपोज इनपुट को अगर हमने x के टर्म्स में लिखा, कंटिन्यूअस टाइम है तो x ऑफ t होगा, डिस्क्रीट टाइम है तो x ऑफ n होगा। ऐसे ही आउटपुट अगर हम लिखें तो आउटपुट को हमने y के टर्म्स में लिखा, t या फिर n। ठीक है, तो अब अगर हम सिस्टम को एनालाइज करने के लिए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्लासिफिकेशन अगर देख लें हम एक बार में, तो सपोज अगर ये हमारा कोई कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट देख रहे हैं कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स में जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा x ऑफ t, और इसके लिए सिस्टम हमारा कुछ जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा y ऑफ t। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। पर्टिकुलरली अगर हम ये सिस्टम, अभी हम आगे देखेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमने अभी ये कह दिया कि ये सिस्टम कैसा है, एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो फिर इस सिस्टम का कुछ क्या होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, जिसको आप नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h ऑफ t से। h ऑफ t क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इंपल्स रिस्पॉन्स। लेकिन आपको यह चीज याद रखनी है कि इंपल्स रिस्पॉन्स सिर्फ किन सिस्टम्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर LTI सिस्टम्स, इफ इट इज LTI। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये LTI सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम अगर है तो उसमें x ऑफ t आप इनपुट अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आउटपुट y ऑफ t मिलेगा, और इस सिस्टम का कुछ क्या होगा, एक इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। देखिए इंपल्स रिस्पॉन्स वर्ड से ही क्लियर है, इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इंपल्स इनपुट। अगर हम, ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर हम इसमें इनपुट में क्या अप्लाई कर दें, x ऑफ t की जगह पर इंपल्स इनपुट डेल t अगर अप्लाई कर दें, डेल ऑफ t अगर हम इनपुट में अप्लाई कर दें, तो उसके लिए जो सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसी आउटपुट को या उसी रिस्पॉन्स को आप नाम देते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पूछे स्टेप रिस्पॉन्स, तो सिंपल से मीनिंग होगा क्या, अगर हम इनपुट में स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे तब जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहेंगे स्टेप रिस्पॉन्स। रैंप सिग्नल अप्लाई किया, उसके लिए रिस्पॉन्स को नाम देंगे रैंप रिस्पॉन्स। पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई किया, पैराबोलिक रिस्पॉन्स, एंड सो ऑन। ये चीजें हम आगे जब हम कन्वोल्यूशन का टॉपिक डील करेंगे तो उसको डिटेल में हम वहां भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम लिया तो इस टाइप का हमारा कोई सिस्टम होगा। तो सिस्टम का मतलब काम क्या है, इनपुट को कुछ अदर फॉर्म में प्रोड्यूस करना, ठीक है, चेंज करके। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस्टम इनपुट को चेंज ही कर देगा, क्योंकि आपने बफर का वर्ड भी सुना होगा। बफर मतलब ऐसे सिस्टम जो आप इनपुट जो भी अप्लाई करेंगे वही चीज आपको आउटपुट में भी मिलेगी, लेकिन वो बफर आप क्यों यूज करते हैं, कुछ डिले प्रोवाइड करने के लिए। तो ठीक है, आपने जिस इंस्टेंट पर इनपुट अप्लाई किया उससे कुछ डिले होकर आपको आउटपुट में वही सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके ये आपको आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक ये सिस्टम ले लिया, अगर ये सिस्टम हमारा क्या है, सपोज हमने मान लिया एक डिफरेंशिएटर है, तो डिफरेंशिएटर है इसका मतलब क्या है, अगर आपने इनपुट में x ऑफ t अप्लाई किया तो जो आपको आउटपुट मिलेगा y ऑफ t, दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट x ऑफ t, d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, ये क्या होगा आपका
आउटपुट होगा किस सिस्टम के लिए, अगर ये हमारा कोई डिफरेंशिएटर है मतलब इसका काम क्या है, जो भी हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उस सिग्नल को डिफरेंशिएट करके आउटपुट में देना, ठीक है। तो इस टाइप के सिग्नल्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए, सिस्टम के लिए देखा आपने। अगर यही चीज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, देखिए बहुत इजीली आपको लेना है इन चीजों को, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहां ऐसा कोई लेवल नहीं होगा जिसको हम टच नहीं करेंगे, सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, लेकिन हम बहुत सिंपल वे में चलेंगे। कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी हम चाहेंगे मिनिमम से मिनिमम हम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करें। तो इसलिए मैं एक एक चीज आपको यहां पर डिटेल में लिख रहा हूं, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है, आप स्पीड चेंज करके स्पीड को आप बढ़ा करके ये चीजें देख सकते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम अगर हमारा कोई है, तो ये सपोज हमारा कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, तो इसलिए अब जो हमारा इनपुट होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा x ऑफ n, जो आउटपुट होगा वो भी कैसा सिग्नल होगा, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा y ऑफ n। और अगर ये कोई हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और इन पर्टिकुलर अगर ये सिस्टम कैसा है, फिर से अगर ये LTI सिस्टम है तो इसमें कुछ क्या एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको आपने फिर से किससे रिप्रेजेंट किया, h ऑफ n से रिप्रेजेंट किया। यहां भी इंपल्स रिस्पॉन्स का वही मतलब है, लेकिन अब आप कौन से इंपल्स इनपुट देंगे, यहां पर यूनिट सैंपल इनपुट, मतलब जो डिस्क्रीट टाइम इंपल्स फंक्शन है अगर वो आप यहां अप्लाई करेंगे तब जो इस सिस्टम का आउटपुट आ रहा है उसी को आप क्या नाम देंगे, इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स है इस सिस्टम का, लेकिन फिर से आपको क्या याद रखना है, ये इंपल्स रिस्पॉन्स ओनली कब एग्जिस्ट करेगा, इफ सिस्टम इज LTI, सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम्स के केस में ही आपको क्या मिलता है, इंपल्स रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो अब अगर फिर से जैसे आपने ये रिलेशन देखा, तो ये भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, तो ये भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। सपोज हमने अगर ये सिस्टम ले लिया, अगर इस सिस्टम का हम कह दें कि काम क्या है, डिले बाय 4 यूनिट्स। हमने एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लिया जिसका ये काम है कि हम जो भी इनपुट देंगे उसको ये हमें 4 यूनिट से डिले करके आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे अगर हमने x ऑफ n इनपुट अप्लाई किया तो इसके आउटपुट y ऑफ n को क्या लिख सकते हैं फिर हम उस केस में, x ऑफ n माइनस 4, ये आप जानते हैं डिले ऑपरेशन। तो इस टाइप का ये हमारा एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, कुछ डिले प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम की बात करें तो जैसे अगर हमने लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स, अब देखिए यहां से हम जो भी बातें करेंगे वो हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स दोनों के लिए हम कलेक्टिवली बात करेंगे, मतलब अलग अलग उसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस टाइम होगा तो सारी चीजें t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे आप, अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होगा तो सारी चीजें क्या होंगी, n के फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम का मतलब है कि आप सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ टी ऑपरेटर। कहीं आपको टी ऑपरेटर भी दिखेगा, कहीं इस टाइप का भी ऑपरेटर आपको दिख सकता है कि रिस्पॉन्स का सिंबल है, ठीक है। नॉर्मली हम अपने ईज के लिए उसको हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, अब टी फॉर्म में ले रहे हैं। तो सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी ऑपरेटर। टी ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम इनपुट x ऑफ t अप्लाई कर रहे हैं अगर कंटिन्यूअस टाइम का केस है तो, और आउटपुट ये हमारा सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है y ऑफ t। अगर इस सिस्टम के लिए अगर हमने ऐसे शो कर दिया कि ये t ऑपरेटर है, मतलब ये ऑपरेशन, ये t ऑपरेटर ये बताता है कि ये सिस्टम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, किस पर, ऑन अप्लाइड इनपुट। हमने जो भी इनपुट अप्लाई किया है उस पर ये सिस्टम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसी से हमारा क्या डिसाइड होगा, आउटपुट डिफाइड होगा। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू t ऑफ x ऑफ t। ये t का मतलब क्या है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है कि सिस्टम हमने किस पर्पस के लिए डिजाइन किया है, लेकिन ये ऑपरेशन किस पर परफॉर्म होगा, हमेशा ही इनपुट सिग्नल पर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूअस टाइम है तो हमने x ऑफ t लिखा है, यही डिस्क्रीट टाइम के केस में लिखते तो x ऑफ n लिखते, यहां भी y ऑफ n लिखते। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन हमें ये कौन बताता है, टी ऑपरेटर बताता है। मतलब सिस्टम का जो ऑपरेटर है कि जो बताता है कि हम आउटपुट हमें कैसे मिलेगा इनपुट से, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को लेकर अगर हम देखें सिस्टम्स के लिए कि अगर सिस्टम्स हमारे कैस्केड में कनेक्टेड हैं तो उनका रिस्पांस जो होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप कभी कभी कैस्केड और सीरीज वर्ड से आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कि कैस्केड बोल रहे हैं, कभी उसी को सीरीज बोल रहे हैं। तो कैस्केड वर्ड हम यूज करते हैं इंपल्स रिस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है। मतलब अगर एक
एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे में इनपुट की तरह अगर हम फीड कर दें, तब हम कहते हैं कि जो इंपल्स रिस्पॉन्सेज हैं इनके वो कैसे हैं, कैस्केडेड हैं। और सिस्टम्स कैसे हैं, सिस्टम्स आर सेड टू बी इन सीरीज। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें सिस्टम्स इन कैस्केड, अगर कैस्केडेड सिस्टम्स है, मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम के लिए हमने इनपुट अप्लाई कर रखा है x ऑफ t, और इस सिस्टम का जो t ऑपरेटर है सपोज वो t1 है, कि हम जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे उस पर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। सपोज ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर हम इस आउटपुट को नाम दे दें z ऑफ t, अब इस सिस्टम का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम फिर से एक दूसरे सिस्टम में इनपुट की तरफ फीड कर रहे हैं, जिस सिस्टम के लिए हमने कहा कि इसका जो ऑपरेशन है वो t2 है। मींस जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे उस पर ये t2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। t2 कुछ भी ऑपरेशन हो सकती है वैल्यू। और यहां से फाइनली अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि यहां पर हमें फाइनल अपना आउटपुट क्या मिल रहा है, y ऑफ t मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम्स हमारे सीरीज में है, या फिर इनके इंपल्स रिस्पॉन्सेज को हमने क्या कर रखा है, कैस्केड कर रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा इतना कॉम्बिनेशन है इट इज कैस्केड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखना चाहें, अगर मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर इस सिस्टम को एनालाइज करते हैं, पहले इनपुट x ऑफ t है, ऑपरेटर t1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट z ऑफ t होगा, ये z ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, z ऑफ t विल बी इक्वल्स टू t1 ऑफ x ऑफ t। हमने जो भी इस सिस्टम का ऑपरेटर रहा होगा वो ऑपरेशन किस पर परफॉर्म होगा, इस सिस्टम के इनपुट पर, और इस सिस्टम का इनपुट क्या है, x ऑफ t है। तो यहां से z ऑफ t की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, t1 ऑफ x ऑफ t। ठीक है, अब ये सेकेंड सिस्टम में ये z ऑफ t किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन इनपुट। तो अब इस सिस्टम का अगर आउटपुट हम y ऑफ t लिखेंगे तो फाइनल आउटपुट जो है हमारा y ऑफ t वो हमें कैसे मिलेगा, ये सिस्टम का ऑपरेशन है t2, तो जब ये t2 ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस पर परफॉर्म होगा, ऑन इनपुट, और इनपुट क्या ले रखा है हमने, z ऑफ t। तो इसका मतलब ये z ऑफ t पहले हम फाइंड कर सकते हैं इस ऑपरेटर से, ये ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करके, इनपुट x ऑफ t पर, तो आपको ये z ऑफ t मिल गया। अब इस z ऑफ t पर अगर हम ये t2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आउटपुट y ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम्स को आप कहते हैं सिस्टम्स इन कैस्केड। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम देखें सिस्टम्स इन पैरेलल, तो सिस्टम्स इन पैरेलल का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए इस टाइप के दो सिस्टम्स हैं, एक ये सिस्टम है हमारा और एक दूसरा सिस्टम है ये सिस्टम। जब आप कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ते हैं तो वहां पर पैरेलल और फीडबैक का आपको इफेक्ट भी पता है। जब दोनों सिस्टम्स में सिग्नल का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तब हम इनको पैरेलल पाथ कहते हैं, लेकिन अगर यही सिस्टम में अगर आपको सिग्नल का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा तो फिर हम इनको पैरेलल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक समर लेकर इन दोनों सिस्टम्स के आउटपुट्स को ऐड कर रखा है। ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव साइन के साथ ही है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये साइन भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। इन दोनों ही सिस्टम्स में हमने क्या अप्लाई कर रखा है, इनपुट x ऑफ t अप्लाई कर रहा है, वो हम इसमें भी अप्लाई हो रहा है और वही सिस्टम में हमारा वही इनपुट हमारा इस सिस्टम में भी अप्लाई हो रहा है। सपोज ये t1 सिस्टम है तो इसका जो रिस्पॉन्स ऑपरेटर है दैट इज t1, और इस सिस्टम के लिए जो t ऑपरेटर है दैट इज t2। तो अब अगर हम यहां जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, अगर हम इस आउटपुट को y2 ऑफ t नाम दें और इस आउटपुट को अगर हम y1 ऑफ t नाम दें, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पर इनपुट यही x ऑफ t यहां भी इनपुट में अप्लाई हो रहा है, यही x ऑफ t यहां भी इनपुट में अप्लाई हो रहा है। तो इस x ऑफ t पर t1 ऑपरेशन परफॉर्म होकर हमें क्या मिलेगा, y1 ऑफ t मिलेगा। मतलब y1 ऑफ t इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम, t1 ऑफ x ऑफ t, और इस y ऑफ 2 को क्या कह सकते हैं, y2 ऑफ t को t2 ऑफ x ऑफ t। उसी इनपुट x ऑफ t पर ये कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमें क्या मिलेगी वैल्यू, y2 ऑफ t की वैल्यू मिलेगी। और जब इन दोनों आउटपुट्स को हम सम कर देंगे तो ये जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा y ऑफ t दैट विल बी इक्वल्स टू y1 ऑफ t प्लस माइनस, यहां भी आप प्लस माइनस साइन ले सकते हैं, जिस साइन के साथ भी हमारा y1 आ रहा होगा और जिस साइन के साथ हमारा y2 आ रहा होगा उन दोनों करस्पॉन्डिंग साइन के साथ अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ओवरऑल रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम की चीजें आपको बेसिक्स हैं, इनकी आपको पहले से बिल्कुल आइडिया होगा। यहां पर एक बार हमने जस्ट रिकॉल करने के लिए चीजें देख ली।
तो अब ऐसे सिस्टम्स में हम पढ़ेंगे अब सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन। तो जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। तो अब इन क्लासिफिकेशन में अलग अलग बेसिस पर हम सिग्नल्स सिस्टम्स को क्लासिफाई करेंगे। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिक्स होगा हमारा दैट विल बी स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। किन सिस्टम्स को आप स्टैटिक सिस्टम्स कहते हैं, किन सिस्टम्स को डायनामिक सिस्टम्स कहते हैं, इनका एक और नाम देखेंगे मेमोरीलेस सिस्टम्स एंड सिस्टम्स विथ मेमोरी। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा वो होगा कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिस्टम्स। ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हम लेंगे टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स। किन सिस्टम्स को हम टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। ठीक है। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सिस्टम लीनियर भी होगा और टाइम इनवेरिएंट भी होगा तो वैसे सिस्टम्स को हम क्या नाम देंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एलटीआई सिस्टम्स, जिनकी हम बात अभी की हमने कि किसी भी सिस्टम का अगर इंपल्स रिस्पांस फाइंड आप कर सकते हैं तो इसका मतलब कि वो सिस्टम क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम्स। फिर हम देखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। एक और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन देखने के बाद जैसे आपने जो भी सिग्नल्स थे उनके लिए अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि सिग्नल्स, एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक अपीरियोडिक क्या होते हैं, कंजुगेट सिमेट्रिक, इवन ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं, तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ऐसे ही अगर आप इन सारी चीजों को, आपके पास इनका अच्छा खासा अगर आपको आइडिया है तो फिर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उन सब में बस इन्हीं चीजों का क्या होगा, कुछ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग से आएंगे। जैसे इसके बाद जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो जो मोस्टली हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्म के टॉपिक्स हैं। तो उनमें हम देखेंगे या तो हमें सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, इनपुट सिग्नल का या फिर आउटपुट सिग्नल का। तो इनपुट से आउटपुट तक अगर हमें आना होगा तो बीच में क्या यूज होगा, ये सिस्टम्स यूज होंगे। कि सिस्टम, हमें इनपुट पता है, अगर मान लीजिए आपको इनपुट सिग्नल पता है तो सिग्नल के लिए एनर्जी, पावर, जो भी चीजें फाइंड करनी है वो फाइंड करना आप जानते हैं। अब इनपुट पता है और सिस्टम की प्रॉपर्टी पता है तो फिर आप इतना पढ़ने के बाद ये बता सकते हैं कि उस सिस्टम का आउटपुट कैसा होगा, और आउटपुट भी कैसा होगा, एक सिग्नल होगा। तो अगर आपको आउटपुट सिग्नल की भी पता चल गया आपको कि वो कैसा सिग्नल है तो उससे रिलेटेड भी सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा समझ लीजिए कि जो हम एनालिटिक फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे तो ये एनालिटिक फ्रेमवर्क में जो बेस है हमारा सिग्नल्स में, उसका ये लास्ट टॉपिक होगा। ये चीजें अब आपके लिए हमेशा बेस की तरह काम करेंगी। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे आगे वो बस इनका क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन विद स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ले रहे हैं हम स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। देखिए, स्टैटिक सिस्टम्स को इसको आप मेमोरीलेस सिस्टम भी कहते हैं, मेमोरीलेस सिस्टम्स। और ये जो डायनामिक सिस्टम्स हैं इनको आप कहते हैं सिस्टम्स विथ मेमोरी। डायरेक्टली अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक सिस्टम्स मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनके लिए आपको प्रेजेंट आउटपुट देखना है, और अगर प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, जो अभी हम प्रेजेंट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, अगर सिर्फ उसी इनपुट पर हमारा आउटपुट डिपेंड कर रहा है तो ऐसे सिस्टम्स को आप नाम देते हैं स्टैटिक या फिर मेमोरीलेस। इसीलिए हमने क्या कहा, मेमोरीलेस सिस्टम मतलब उस सिस्टम में ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अभी से पहले हम उस सिस्टम में क्या इनपुट्स अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो उसका आउटपुट आने वाला है, प्रेजेंट आउटपुट, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। तो मतलब जो इस स्टैटिक सिस्टम्स होंगे उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट आउटपुट होगा, प्रेजेंट आउटपुट
डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा। आप जिस टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं, मतलब आप y ऑफ t की वैल्यू अगर t = 4 सेकेंड्स पर देखना चाहते हैं, तो अगर y ऑफ t की वैल्यू सिर्फ x ऑफ t की भी वैल्यू कहां पर डिपेंड करे? सिर्फ t = 4 पर ही, तो ऐसे सिस्टम को आप कहेंगे स्टैटिक सिस्टम्स या फिर मेमोरी लेस सिस्टम। और डायनेमिक सिस्टम का मतलब कि जो प्रेजेंट आउटपुट है, इफ प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर इनपुट्स। अगर हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर जाए? प्रेजेंट इनपुट के अलावा किसी पर भी डिपेंड कर जाए, या तो अभी से पहले अप्लाई किए गए इनपुट्स पे डिपेंड कर जाए, या फिर अभी के बाद आने वाले इनपुट्स पे डिपेंड कर जाए, तो वैसे सिस्टम्स को आप क्या कहेंगे कि वो सिस्टम कैसे हैं? डायनेमिक सिस्टम्स है। तो प्रेजेंट और पास्ट आउटपुट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टाइम की एक्सेस, ये आपके टाइम की एक्सेस है, ठीक है, ये आप आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर t = 0 का पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर ये जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू -1 -2 -3, तो सिंपल सा आपको लॉजिक ये लेना है। अगर आप सपोज इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि अगर हमने इस t = 3 सेकेंड्स पर कोई इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, तो अब अगर आपको अभी देखना है कि t = 3 पर जो आउटपुट आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो yt की वैल्यू t = 3 पर हम निकालना चाहते हैं, और अगर वो डिपेंड कर रहा है -1 पर, तो इसका मतलब ये -1 क्या है इसके रिस्पेक्ट में? ये सभी इनपुट्स क्या हैं? प्रीवियस इनपुट्स हैं। और इस 3 के बाद आने वाले टाइम पर जो इनपुट्स हम अप्लाई करेंगे वो सभी क्या हैं? फ्यूचर इनपुट्स हैं। तो इसलिए yt और xt के बीच का रिलेशन जैसे एग्जाम्पल से अगर आप करें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने एक आउटपुट इनपुट का रिलेशन ले लिया, y ऑफ t = x² ऑफ t, मतलब हमारा ये कोई सिस्टम है जिसका काम क्या है कि हम जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे, ये हमारा सिस्टम क्या करेगा? उस इनपुट का क्या करके दे देगा? हमें स्क्वायर करके आउटपुट में दे देगा। x² ऑफ t को आप ऐसे भी लिख सकते थे, x ऑफ t का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो यहां से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और यहां हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। अब अगर हम देखें इस आउटपुट की वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, तो जैसे अगर आप yt की वैल्यू 0 पर फाइंड करना चाहते हैं, तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? yt की वैल्यू है t = 0। हम x ऑफ t में भी t की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? यहां भी क्या है? x ऑफ t का स्क्वायर, मतलब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x ऑफ 0 के होल स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। x² ऑफ t का मतलब क्या है? x ऑफ t का होल स्क्वायर। तो अगर आप yt देखना चाहते हैं t = 0 पर, तो वो किस टाइम के इनपुट पर डिपेंड करेगा? ये भी हमने t, यहां सिंपली t लिखा हुआ है, तो t = 0 के होल स्क्वायर, मतलब 0 टाइम का आउटपुट 0 टाइम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम y ऑफ 1 देखना चाहते तो किस पे डिपेंड करता? x ऑफ 1 के होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिखते हैं x ऑफ 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 टाइम का आउटपुट 1 टाइम के ही इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम -1 टाइम पर आउटपुट देखना चाहते तो क्या करते हैं हम? जो हमने -1 टाइम पर इनपुट अप्लाई किया है, हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता। तो फिर से हम तीनों ही केसेस में क्या देख रहे हैं? जो प्रेजेंट इनपुट है वो सिर्फ उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अप्लाई किए गए इनपुट पे हमारा आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, देयरफॉर द सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, डिफरेंस क्लियर करने के लिए अगर हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज हमारा y ऑफ t ऐसा होता x ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा। अगर आपने t = 0 टाइम पर आउटपुट देखना चाहा, दोनों तरफ t की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर x ऑफ 0, मतलब 0 टाइम पर आउटपुट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? 0 टाइम के ही इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से देखकर क्या लग रहा है? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। अगर हम t की वैल्यू 1 पुट कर दें तो भी y ऑफ 1 किस पे डिपेंड करेगा? x ऑफ 1 का स्क्वायर x ऑफ 1, मतलब y1 अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? इनपुट पता होना चाहिए। कहां पर? उसी इंस्टेंट t = 1 सेकेंड्स पर। तो इन दोनों रिलेशन से देखकर क्या लग रहा है? ये दोनों कैसे हैं? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेकिन यहां पर y ऑफ 2 देखना चाहें, t = अगर हमने 2 पुट कर दिया तो x ऑफ क्या मिलेगी वैल्यू आपको? 2 का स्क्वायर मींस 4। इसका मतलब हम इस t = 2 सेकेंड्स पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं और हमें इनपुट कहां का कंसीडर करना पड़ेगा? 4 टाइम पर, जो इनपुट अभी आया ही नहीं है। मतलब ये इनपुट कैसा इनपुट है इसके लिए? फ्यूचर इनपुट। तो इस कंडीशन को देखकर आपको यह पता चला कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट। ये इनपुट कैसा है? फ्यूचर इनपुट है। तो अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट
प्रेजेंट के अलावा किसी पर भी डिपेंड कर जाए, पास्ट पे डिपेंड कर जाए, फ्यूचर पे डिपेंड कर जाए, तो ऐसे सिस्टम्स को आप क्या कहेंगे? ये सिस्टम कैसा है? हमारा डायनामिक सिस्टम है। आप y ऑफ -1 देखते अगर, तो x ऑफ -1 का स्क्वायर क्या मिलता है आपको? 1। मतलब हम -1 टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इनपुट किसको लेना पड़ेगा? 1 टाइम पर। तो -1 के रिस्पेक्ट में 1 फिर से क्या है? फ्यूचर इनपुट है। तो यहां से भी आप देखकर कह सकते थे कि ये जो हमारा आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर इनपुट्स पर, जो इनपुट्स अभी अप्लाइड ही नहीं है। तो इसलिए ये सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है? डायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम्स की डेफिनेशन। तो आप सिंपली देखकर कैसे समझ सकते हैं सिस्टम स्टैटिक है या डायनेमिक है? अगर y और x में दोनों में ही अगर जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो वो सिस्टम जो होगा हमारा वो क्या होगा? स्टैटिक सिस्टम होगा। आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे यहां पर आपको दिखा, यहां भी y में t था और यहां x में भी क्या दिख रहा है आपको? t दिख रहा है। तभी ये सिस्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे? स्टैटिक सिस्टम्स होंगे। अदरवाइज सिस्टम्स हमारे डायनेमिक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया y ऑफ, अच्छा ये चीज जैसे हम अभी तक t ले रहे हैं, t की जगह n होता, अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता तो ये क्या होता? y ऑफ n, ये क्या होता? x ऑफ n स्क्वायर। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब जिस भी सिस्टम के लिए आएगा, अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए जज करने आएगा तो आप n लेकर चलेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का केस होगा तो आप t लेकर चलेंगे। तो जैसे सपोज हमने एक ले लिया एग्जाम्पल कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, अगर आप y ऑफ 0 देखना चाहते हैं तो क्या वैल्यू होती? n की जगह यहां भी 0 पुट कीजिए तो क्या वैल्यू मिली आपको? x ऑफ -1। मतलब हम 0 टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? -1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब -1 अगर हम देखें तो 0 के रिस्पेक्ट में कैसा इनपुट है? प्रीवियस इनपुट है, पास्ट इनपुट है। ये जो हमारा इनपुट है इट इज पास्ट इनपुट। मतलब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट इनपुट्स। तो देयरफॉर सिस्टम यहीं से डायरेक्टली आप देखकर क्या कह देते हैं? सिस्टम कैसा हमारा? डायनामिक सिस्टम है। आप y ऑफ 1 लेते तो y ऑफ 1 किस पे डिपेंड करता? x ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0। फिर से देखिए, हम 1 टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं और डिपेंडेंसी किस पर है? 0 टाइम के इनपुट पर। मतलब 0 टाइम का इनपुट, इसके रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे हम? प्रीवियस इनपुट है। ये भी हमारा कैसा इनपुट है? पास्ट इनपुट है। तो यहां से देखकर हमें जैसे ही दिख गया कि प्रेजेंट इनपुट के अलावा किसी पर भी डिपेंड कर जाए, आइदर फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड कर जाए और पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड कर जाए, तो इसको देखकर ही हम क्या कह सकते हैं सिस्टम कैसा है हमारा? डायनामिक है। तो स्टैटिक होने के लिए सिस्टम में क्या कंडीशन होनी चाहिए? टर्म्स इनसाइड y एंड x मस्ट बी सेम। अगर टर्म्स हमारे सेम हैं, आपको अगर दिख गया कि y और x के अंदर की जो चीजें हैं वो सेम है, तो वो सिस्टम हमेशा ही कैसा होगा? स्टैटिक सिस्टम होगा। ये किसके लिए लिखा है हमने? फॉर सिस्टम टू बी स्टैटिक। अगर हम सिस्टम को स्टैटिक होना है हमारे सिस्टम को, तो उसमें क्या होना चाहिए? टर्म्स इनसाइड y एंड टर्म्स इनसाइड x मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इसको देखने के बाद और किसी चीज को देखने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद चाहे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें सिस्टम को, इनपुट को, या हम किसी कांस्टेंट में ऐड कर दें उस इनपुट को, या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो सारे ही सिस्टम जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे? कॉजल होंगे। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक सिस्टम्स। आप कोई भी ऐसा आउटपुट इनपुट का रिलेशन सोच लीजिए जिसमें आपको ये दोनों तरफ, एक तरफ yt हो, दूसरे तरफ xt हो। जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में आएंगे वो सारे कॉम्बिनेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्टैटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2। क्या है ये हमने x ऑफ t फंक्शन में हमने 2 ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, लेकिन यहां y में t दिख रहा है, यहां भी क्या है? x ऑफ t है। तो ये सिस्टम हमेशा कैसा होगा? स्टैटिक सिस्टम होगा। क्योंकि चाहे हम कुछ भी कांस्टेंट ऐड करते रहें, लेकिन हम y की जिस इंस्टेंट पर वैल्यू देखना चाहेंगे उसी इंस्टेंट के इनपुट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सिस्टम की डिपेंडेंसी कैसी है? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर, इसलिए सिस्टम हमारा स्टैटिक है। कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए अपना रिलेशन y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 1 अपॉन x ऑफ t, ऐसा कुछ भी है सिस्टम। दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है? x में सिर्फ t है, मतलब ये सिस्टम भी कैसा है? हमारा स्टैटिक सिस्टम है। अगर आपने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x ऑफ t, ऑपरेटर कुछ भी हो, इनपुट मतलब सिस्टम जो हमारा यहाँ पर क्या है? जो कैसे मिल रहा है हमें आउटपुट? जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस पर स्क्वायर रूट लेने से हमें आउटपुट मिलेगा। तो भी ये सिस्टम में हम देख रहे हैं, यहाँ yt है, यहाँ क्या है? x ऑफ t है, तो सिस्टम क्या हमारा? स्टैटिक है। आप अगर ले लें
y ऑफ t इज इक्वल्स टू रियल ऑफ x ऑफ t। आप जानते हैं रियल कैसे डिफाइन करते हैं आप किसी फंक्शन का रियल पार्ट, इट इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि चाहे हम x कॉन्जुगेट भी ले लें तो भी हमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में जो टर्म है वो क्या है, t है, यहां भी t है और इसमें भी t है। तो ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, स्टैटिक सिस्टम होगा। आप यहीं पर अगर ले लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ t, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, x ऑफ t माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। ये भी क्या होता है, एक स्टैटिक सिस्टम होता है। जितने भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x ऑफ t। सिग्नम फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया किस पर, x ऑफ t पर। ये ब्रैकेट में लेकिन लिखी हुई चीज क्या है आपकी, x ऑफ t है। अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर आउटपुट देखना चाहेंगे तो यहां भी आपको t इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू पड़ेगी, जरूरत इनपुट की x ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिस्टम भी कैसा है, हमारा स्टैटिक सिस्टम है। आप कोई भी इस टाइप के रिलेशन एज्यूम करते चलिए, बस y ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ऑफ t। y ऑफ डिस्क्रीट के केस में भी हो सकता है y ऑफ n इज इक्वल्स टू log e ऑफ x ऑफ n। y ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ x ऑफ n। y ऑफ n इज इक्वल्स टू cos ऑफ x ऑफ n। y ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये t के रिस्पेक्ट में हो या n के रिस्पेक्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, y ऑफ n इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ x ऑफ n। y ऑफ n इज इक्वल्स टू, y ऑफ t ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ऑफ x ऑफ t। ये जितने भी आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ऑफ t। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस u ऑफ t माइनस 2। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t इंटू x ऑफ t। y ऑफ t इज इक्वल्स टू, जो भी फंक्शन आप ले रहे हैं हर फंक्शन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है इस इनपुट आउटपुट रिलेशन के बीच में, यहां yt है और यहां भी क्या है, x ऑफ t है। चाहे हम उसमें कुछ भी टर्म ऐड कर दें कांस्टेंट वैल्यू, चाहे हम उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आउटपुट की डिपेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि प्रेजेंट आउटपुट हमारा सिर्फ उसी टाइम के इनपुट पे डिपेंड करे। तो जितने रिलेशंस हमने लिखे हैं यहां पर, ये सभी रिलेशंस हमारे क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-4 और अपने मन से आप एज्यूम करके यहां पर लिखेंगे कि कौन से हमारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स सफिशियंट है। अब ये इतने एग्जाम्पल्स हमने इसलिए लिख लिए क्योंकि इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कॉजल सिस्टम्स, तो आप देखेंगे कि जो कॉजल सिस्टम्स होते हैं वो अब हम, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये एग्जांपल्स आपको वहां भी ये काम आएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक जो हम एग्जांपल्स ले रहे थे किसके एग्जांपल्स थे, सारे हमारे ये स्टैटिक सिस्टम्स के एग्जांपल थे। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स, तो डायनेमिक सिस्टम्स कौन से होंगे, जिसमें प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर जाए, या तो पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर जाए या तो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर जाए। जैसे अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, ये देख लिया हमने कि अगर हम यहां पर t ले रहे हैं और यहां पर अगर हमने क्या ले लिया, t स्क्वायर ले लिया। अब 2 टाइम पर इनपुट आउटपुट देखना चाहेंगे तो आपको कौन से इनपुट की जरूरत पड़ेगी, 4 टाइम के इनपुट की जरूरत पड़ेगी, मतलब फ्यूचर इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, डायनेमिक है। आप ऐसे रिलेशन कुछ भी एज्यूम करते चलिए जिसमें दोनों टर्म्स अलग हों। जैसे अगर हमने ले लिया x ऑफ t प्लस 2, या हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू x ऑफ t माइनस 1। ये पार्ट तो ठीक है, ये हमारा x ऑफ t है, लेकिन मल्टीप्लाइड जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, t माइनस 1। मतलब अगर हम 3 टाइम पर इनपुट देखना, आउटपुट देखना चाहेंगे तो हमें एक कौन से इनपुट की जरूरत पड़ेगी, एक 3 टाइम के इनपुट की जरूरत पड़ेगी और एक 2 टाइम के इनपुट की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंडेंसी आ रही है सिस्टम की, तो सिस्टम क्या होगा, हमारा डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, अब जैसे ये जो ऑपरेटर्स हमने लिख रखे हैं यहां पर देखें, अगर आप, हमने एक बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t लिख रखा है, सिग्नम के अंदर x ऑफ t, एक्सपोनेंशियल के अंदर x ऑफ t, लॉग के अंदर x ऑफ t, u के अंदर x ऑफ t, ट्राइंगल के अंदर x ऑफ t, रेक्टेंगल के अंदर x ऑफ t। तो ये सभी चीजें क्या हैं, स्टैटिक हैं। लेकिन अगर हम इनपुट के अंदर x के अंदर अगर हम बेसिक सिग्नल्स लिख लें, तब वो जो सिस्टम्स होंगे हमारे, अब वो डायनामिक हो जाएंगे। जैसे अगर आपने डिफाइन किया y ऑफ t इज इक्वल्स टू,
अभी हम सिग्नम ऑफ एक्स ऑफ टी देखा था हमने, अगर हम अब लिख दें एक्स ऑफ सिग्नम ऑफ टी, इनपुट में अब हम अगर देखें एक्स ऑफ सिग्नम ऑफ टी, इस चीज को देखिए कैसे ये डायनामिक है। अगर हम देखें एट टी इज इक्वल्स टू 0, अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो y ऑफ 0 हमें देखना है। y ऑफ 0 किसके बराबर होगा? x ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए सिग्नम में, मतलब सिग्नम ऑफ 0। सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं, ये फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू t लेस देन 0 के लिए -1 और t ग्रेटर देन 0 के लिए होती है +1। इसको आप लिखते हैं सिग्नम ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, 0 पर इसकी वैल्यू जो होती है, हमने देखा था 0 पर सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम देखें x ऑफ सिग्नम ऑफ 0 और सिग्नम ऑफ 0 इज व्हाट 0, तो मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये यहां से क्या वैल्यू मिली आपको? x ऑफ 0। मतलब y ऑफ 0 किस पे डिपेंड कर रहा है? x ऑफ 0 पे। यहां से तो देखकर क्या लग रहा है? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। लेकिन अगर हम y ऑफ देखना चाहें एट t इज इक्वल्स टू, सपोज हमने ले लिया +5, ठीक है, 5 सेकेंड्स पर अगर हमें आउटपुट देखना है तो मतलब y ऑफ 5 हमें देखना है कि ये किस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y ऑफ 5 हम देखना चाहते हैं तो x इंटू हमें क्या लेना पड़ेगा? सिग्नम ऑफ 5। अब सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए आप अगर देखेंगे तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? x ऑफ 1। तो आप 5 टाइम पर इनपुट आउटपुट देखना चाहते हैं और आपको किस टाइम के इनपुट की जरूरत है? 1 टाइम पर के इनपुट की। मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट है हमारा वो प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये 1 क्या है इसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में पास्ट इनपुट है। यहां से आपने देखा ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा था। यहां से हम क्या देख रहे हैं? किस पे डिपेंड कर रहा है? पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही पास्ट पे डिपेंड कर गया मतलब सिस्टम क्या होगा हमारा? डायनामिक होगा। आप और चेक कर सकते हैं, अगर हम देखना चाहें एट t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स, ठीक है, तो y ऑफ -5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? x ऑफ सिग्नम ऑफ -5। तो सिग्नम ऑफ -5 की वैल्यू देखिए क्या होगी? 0 से पहले किसी भी इंस्टेंट पर देखना चाहें आप तो t की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है -1, तो दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ -1। अब -5 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे -1 को, तो ये क्या है? फ्यूचर इनपुट है। क्यों है फ्यूचर इनपुट? ये आपकी टाइम एक्सिस है। यहां कहीं पर कोई पॉइंट है -5, यहां -4, -3, -2, -1। तो आप यहां देखना चाहते हैं आउटपुट, और किस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है वो? इस 1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, -1 टाइम के। तो -5 के रिस्पेक्ट में -1 हमें कैसे मिल रहा है टाइम में? राइट हैंड साइड मूव करने पर। मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से देखकर आपकी चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारा प्रेजेंट के अलावा किसी पर भी डिपेंड कर जाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक। ठीक है, तो यहां हमें दिख रहा है कि प्रेजेंट के अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है? पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है। देयरफॉर दिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो डायनामिक के एग्जांपल्स में अगर आप और एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक सिस्टम्स, तो जब भी आपको टाइम इन्वर्जन का केस दिखे इनपुट और आउटपुट के बीच में, जैसे आपके पास रिलेशन है अगर y ऑफ t इज इक्वल्स टू, या हम n के टर्म्स में अगर बात करें y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ -n, चाहे t के टर्म्स में हो या n के टर्म्स में हो, अगर आपको टाइम इन्वर्जन का दिख रहा है तो मतलब हमेशा ही वो सिस्टम्स जो होंगे वो डायनामिक होंगे। जैसे अगर आप यहां पर देखते y ऑफ 0, ये सपोज हमारा एग्जाम्पल लिया हमने, y ऑफ 0 की वैल्यू देखते तो क्या होती वैल्यू? x ऑफ 0 पे डिपेंड करती, मतलब प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। y ऑफ -1 लेकिन अगर हम देखेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? x ऑफ +1 पर। मतलब यहां पर डिपेंडेंसी किस पर है? फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम -1 टाइम पर आउटपुट देख रहे हैं, +1 टाइम पर हमें इनपुट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही आप y ऑफ 2 देखते तो y ऑफ 2 किस पे डिपेंड करता है? x ऑफ -2 पे डिपेंड करता है। मतलब किस पे डिपेंडेंसी है? पास्ट इनपुट पे, प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंडेंसी है। तो जैसे ही प्रेजेंट के अलावा किसी पर भी डिपेंड कर गया मतलब सिस्टम जो हमारा वो है वो कैसा है? डायनामिक है। ठीक है, इसी में अगर सपोज आप कंटिन्यूअस के केस को लेते तो y ऑफ t सपोज हमारे पास ऐसा है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 1 - t। फिर से t में नेगेटिव साइन दिख रहा है, मतलब टाइम इन्वर्जन का केस है। ठीक है, टाइम रिवर्सल का। अगर यहां से भी आप चेक करें y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? x ऑफ 1 - 0 दैट इज x ऑफ 1।
तो जीरो टाइम का आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? वन टाइम के इनपुट पर। मतलब किस पर डिपेंडेंसी है? फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी है। अगर हम y ऑफ -1 देखें तो किस पे डिपेंड करेगा? x ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज x ऑफ 2। मतलब ये भी किस पे डिपेंडेंसी है? -1 टाइम का आउटपुट देख रहे हैं और 2 टाइम के इनपुट को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब फिर से ये भी फ्यूचर पे डिपेंडेंसी है। y ऑफ 2 अगर हम देखें तो x ऑफ 1 माइनस 2 दैट इज -1। मतलब 2 टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं तो कौन सा इनपुट पता होना चाहिए? -1 पर अप्लाई किया गया इनपुट पता होना चाहिए। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जैसे ही हमारा पास्ट या फ्यूचर किसी भी इनपुट पे डिपेंड किया तो सिस्टम क्या हमारा? डायनामिक है। ठीक है, ऐसे ही मतलब हमने क्या देखा? टाइम इन्वर्जन का अगर केस है तो सिस्टम क्या होगा? डायनामिक होगा। ऐसे ही अगर कोई टाइम में स्केलिंग है, ठीक है, जब भी आपके टाइम में स्केलिंग होगी तो भी सिस्टम हमारा हमेशा ही डायनेमिक मिलेगा। सपोज एग्जांपल कंसीडर करें हम, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t बाई 3। आपको दिख रहा है टाइम स्केलिंग का केस है x ऑफ t बाई 3। जैसे अगर हम यहां से फाइंड करते y ऑफ 0 तब तो हमें दिखता कि ये x ऑफ 0 के बराबर होगा। मतलब प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखते y ऑफ 3 तो वैल्यू क्या होती है? x ऑफ 3 बाई 3 दैट इज 1। 3 टाइम का आउटपुट 1 टाइम पे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा इनपुट है ये? पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम देखते y ऑफ -3 तो किस पे डिपेंड करता? x ऑफ -1 पे। -3 का आउटपुट हम फिर से इसको कंसीडर कीजिए, यहां पर कोई पॉइंट है -3, ये -2 और ये -1। तो -3 पर आउटपुट हम देखना चाहते हैं और वो इसके इस तरफ आने वाले इनपुट यहां के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इस टाइम का आउटपुट इस टाइम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां से क्या डिपेंडेंसी है? ये हमारा फ्यूचर इनपुट है। तो जैसे ही फ्यूचर या पास्ट पे डिपेंड कर गया तो सिस्टम क्या हमारा? टाइम डायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, ये हमारी लीनियर स्केलिंग का केस है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन t, ये फिर से देखिए इसको हम कहते हैं साइन t। मतलब यहां भी स्केलिंग का केस है लेकिन ये नॉन लीनियर स्केलिंग है। ठीक है, इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था, अगर साइन ऑफ x ऑफ t लिखा हुआ है तो वो सिस्टम कैसा था? स्टैटिक था। लेकिन x ऑफ साइन ऑफ t अगर आप लेंगे तो आप देखिए यहां से, जैसे सपोज अगर हम देखें एट t इज इक्वल्स टू पाई टाइम पर अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो y ऑफ पाई किस पे डिपेंड करेगी वैल्यू? x ऑफ साइन पाई। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब ये वैल्यू क्या मिली आपको? x ऑफ 0। तो पाई टाइम पर आउटपुट आप देखना चाहते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14। मतलब आप 3.14 सेकेंड्स पर आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा इनपुट पता होना चाहिए? t इज इक्वल्स टू 0 टाइम का इनपुट पता होना चाहिए। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा है? पास्ट इनपुट है। ठीक है, अगर आप एट t इज इक्वल्स टू -पाई अगर आप देखना चाहते, मतलब t इज इक्वल्स टू अगर हमने -3.14 टाइम पर आउटपुट देखना चाहा तो y ऑफ -पाई इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x ऑफ साइन -पाई। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और साइन पाई फिर से 0, तो ये वैल्यू क्या होगी? फिर से किस पे डिपेंड करेगा? x ऑफ 0 पर। अब ये y ऑफ -पाई मतलब आप आउटपुट देखना चाहते हैं -3.14 सेकेंड्स पर और वो डिपेंड कर रहा है हमारे किस इनपुट पर? t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स के इनपुट पर। मतलब ये फिर से कैसा इनपुट है? ये इसके लिए फ्यूचर इनपुट है। तो जैसे ही फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर गया मतलब सिस्टम जो हमारा वो क्या है? हमारा डायनामिक सिस्टम है। तो अगर कोई भी टाइम स्केलिंग का केस आएगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? डायनामिक हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं आप? जैसे सपोज जो भी हमारे पास डिफरेंशिएटर्स, इंटीग्रेटर, समेशन, ये सब जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सभी सिस्टम को डायनेमिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास रिलेशन हो y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t। ठीक है, तो ये भी जो रिलेशन है आप डिफरेंशिएशन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको बेसिक आइडिया थोड़ा सा होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि अगर yt का लैप्लास y ऑफ s है, xt का लैप्लास x ऑफ s है, तो d बाई डी टी का जो लैप्लास होगा अगर आप दोनों तरफ लैप्लास ले लें तो y ऑफ s इज इक्वल्स टू s इंटू एक्स ऑफ s माइनस x ऑफ 0। ऐसा आप जानते हैं ये वैल्यू होती है लैप्लास की। तो ये जो x ऑफ 0 है ये क्या चीज है? ये प्रीवियस, ये जो है इनिशियल कंडीशन है। मतलब सिस्टम में इनपुट अप्लाई करने से पहले जो स्टेट था उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए सिस्टम हमारा कैसा होगा? डायनामिक होगा।
इंटीग्रेटर का केस अगर आप देखें, जैसे सपोज हमारे पास y ऑफ t गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। तो मतलब हम अगर t इक्वल्स टू किसी भी टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं, सपोज हम 4 टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं, तो इनपुट की वैल्यू हमें कहां से कहां तक पता होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर उस टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक जितने भी इनपुट्स अप्लाइड हैं, सारे इनपुट्स की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आउटपुट बता पाएंगे। तो प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए सिस्टम क्या हमारा डायनेमिक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस इंटीग्रल को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते थे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 x ऑफ टाउ डी टाउ एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। तो ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये जो टर्म है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 x ऑफ टाउ डी टाउ, मतलब ये इनपुट की कौन सी वैल्यूज हैं, प्रीवियस पास्ट इनपुट्स हैं ये सारे। तो ये जैसे ही पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट, तो सिस्टम क्या होगा, डायनामिक होगा। समेशन का केस देखिए, अगर हमारे पास y ऑफ n रिप्रेजेंटेड होता समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k, अगर ऐसा रिलेशन होता हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में, x ऑफ k हमारा इनपुट है, y ऑफ n हमारा आउटपुट है। यहां से देखिए, अगर आप k की वैल्यू n तक पुट करेंगे, आप कहां से, माइनस इन्फिनिटी से, अगर मैं उल्टे ऑर्डर में लिखना शुरू करें यहां से अगर हम, तो क्या वैल्यू लिख सकते हैं इसकी हम, y ऑफ n इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं आप, n पुट करेंगे तो x ऑफ n, n से पहले क्या रहा होगा, वैल्यू क्या रही होगी, n माइनस 1, तो प्लस x ऑफ n माइनस 1, उसके पहले n से 2 पहले क्या वैल्यू रही होगी, x ऑफ n माइनस 2। तो क्या देख रहे हैं हम, ये ऐसे कहां तक जाएगा, x ऑफ माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम n टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं, वो n टाइम के इनपुट पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में ये सभी क्या हैं, पास्ट इनपुट्स हैं, तो सारे पास्ट इनपुट्स पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, डायनामिक सिस्टम है। तो जब भी डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, समेशंस, ये चीजें आए तो देखकर ही आपको समझ जाना है सिस्टम क्या होगा, डायनामिक होगा। इसके साथ एक चीज और, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इन सब के लिए अगर इनपुट हमारा करंट है, सपोज हमने ये I ऑफ t करंट इसमें फ्लो करवा दिया, ये रेजिस्टर अगर R है, तो आप जानते हैं कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, इस VR की वैल्यू क्या होगी, I ऑफ t इंटू R, ठीक है। यहां पर अगर हमने I ऑफ t करंट फ्लो करवाया है, अगर ये इंडक्टेंस L है इसका, और यहां पर अगर वोल्टेज को हम VL से लिख रहे हैं, ये कैपेसिटर है, अगर इसमें करंट I ऑफ t है, कैपेसिटेंस C है, और अगर इस वोल्टेज को हम VC से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर तीनों ही केसेस में हम ये एज्यूम कर लें कि IT हमारा इनपुट है और जो इसका वोल्टेज है वो अगर हमारा आउटपुट है, ठीक है, तो तीनों रिलेशन देखिए। फर्स्ट केस में, रेजिस्टर के केस में, VR ऑफ t इज प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली इक्वल्स टू, मतलब प्रोपोर्शनल किसके, IT के। आप VR ऑफ t अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, तो VR आप जिस टाइम पर देखना चाहेंगे, सिर्फ उसी टाइम का करंट आपको पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, स्टैटिक है। लेकिन अगर इन दोनों केसेस को आप देखें, तो आप जानते हैं इंडक्टर का वोल्टेज अगर हमने VL ऑफ t से लिखा, तो VL ऑफ t इज इक्वल्स टू L di/t बाई dt, ये जानते हैं आप। तो जैसे ही यहां पर डिफरेंशिएटर का केस आ गया, इनपुट पर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको आउटपुट की वैल्यू मिलने वाली है। तो मतलब ये जो सिस्टम हो गया, ये सिस्टम कैसा हो गया, डायनामिक सिस्टम है। आप इसको अगर देखें, यहां से आप इस वोल्टेज VC ऑफ t को कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t IT dt, जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इनपुट को, इसका मतलब ये फिर से कौन सा सिस्टम होगा, ये फिर से एक डायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर या फिर समेशंस आते हैं, तो इसका मतलब आपको देखकर ही समझ जाना है कि सिस्टम क्या होगा, हमारा डायनामिक होने वाला है। तो अब आप ऐसे भी एक चीज इसको समझ सकते हैं कि जब भी, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ t, तो ये जो सिस्टम था हमारा, ये सिस्टम कैसा था, स्टैटिक था। लेकिन अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन t, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम कैसा है, डायनामिक है। तो इसलिए आपको इन दोनों रिलेशंस को देखकर एक चीज याद रखनी है कि अगर y ऑफ t हमारा फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं, सपोज हमारे पास ऐसा है कि अगर हमारा y ऑफ t इज इक्वल्स टू एनी बेसिक सिग्नल या बेसिक फंक्शन, और उसके अंदर ब्रैकेट में x ऑफ t अगर लिखा हुआ है, तो ये सिस्टम जो होगा ये स्टैटिक होगा, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं।
साइन हमारा एक बेसिक फंक्शन है, अभी बेसिक फंक्शन हम लिख लेंगे कि कौन से फंक्शन बेसिक होते हैं। अगर उस बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t लिखा हुआ है तो सिस्टम हमारा स्टैटिक होगा। लेकिन अगर हमारे y ऑफ t में ऐसा लिखा हुआ है कि x के अंदर कोई बेसिक फंक्शन अगर हमारा आ रहा है, बेसिक फंक्शन, तो फिर ये जो सिस्टम होगा, अब ये सिस्टम कैसा होगा? डायनामिक होगा। जैसे अब बेसिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिक फंक्शंस हमारे कौन से हैं? बेसिक फंक्शंस अगर आप देखें तो बेसिक फंक्शन में u ऑफ t, डेल ऑफ t, r ऑफ t, सिग्नम ऑफ t, रेक्टेंगल ऑफ t, ये सभी n के केस में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ हम यहां पर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, सारी चीजें डिस्क्रीट के केस में भी सेटिस्फाई करेंगे, ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, ठीक है। रेक्टेंगल ऑफ t ले लें, ट्राइंगल ऑफ t ले लें, साइन ऑफ t ले लें, कॉस t ले लें, इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं इनको हमने क्या कहा? ये क्या है? बेसिक फंक्शंस हैं। अगर लिखा होता है u ऑफ एक्स टी या फिर डेल ऑफ एक्स टी, आर ऑफ एक्स टी, साइन सिग्नम ऑफ एक्स टी, वो सभी सिस्टम क्या होते? स्टैटिक होते। लेकिन अगर लिखा होता x ऑफ यू टी, x ऑफ डेल टी, x ऑफ साइन टी, तो वो सभी सिस्टम क्या हो जाते हैं? हमारे डायनेमिक सिस्टम्स हो जाते हैं। तो टाइम स्केलिंग है तो सिस्टम डायनेमिक हो जाएगा, अगर टाइम रिवर्सल है तो सिस्टम डायनेमिक हो जाएगा, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, समेशन दिख रहे हैं आपको तो सिस्टम डायनेमिक हो जाएगा। बेसिक फंक्शन के अगर x के अंदर बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। और डायनेमिक में क्या एग्जांपल्स ले सकते थे आप? जैसे y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर लिखा होता x ऑफ t प्लस 1 अपॉन x ऑफ t प्लस 1, ये सिस्टम क्या हो जाता? डायनेमिक। क्योंकि आपको जीरो टाइम पर अगर आउटपुट देखना है तो यहां से आपको कौन सा इनपुट पता होना चाहिए? x ऑफ 1 पता होना चाहिए, मतलब फ्यूचर इनपुट पता होना चाहिए, तो सिस्टम कैसा हो गया? हमारा डायनेमिक हो गया। ये प्लस की जगह -1 भी अगर होता तो भी सिस्टम क्या हो जाता? डायनेमिक हो जाता। तो इस टाइप से स्टैटिक डायनेमिक का आपको अगर आइडिया क्लियर है तो अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लेने वाले हैं, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, उन सब में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिस्टम्स, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में अभी तक जैसे हमने स्टैटिक डायनामिक में क्या कहा? अगर प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट को छोड़कर किसी पर भी डिपेंड कर जाए तो सिस्टम डायनामिक कहलाएगा। यहां पर भी डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं? मतलब कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल हम किन टर्म्स में डिफाइन करेंगे? प्रेजेंट आउटपुट के रिलेशन से ही डिफाइन करेंगे कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम कॉजल के केस की बात करें तो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, कॉजल के केस में हम सिस्टम को कॉजल कहेंगे अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करे? डिपेंड्स ऑन आइदर ओनली प्रेजेंट पर डिपेंड करे, या तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, या फिर प्रेजेंट इनपुट के साथ और किस पे डिपेंड कर जाए? प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट प्लस पास्ट इनपुट्स, अगर हमारे प्रेजेंट आउटपुट की डिपेंडेंसी या तो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही रहे जैसा स्टैटिक सिस्टम्स के केस में था, या उसके साथ साथ और किस पे डिपेंड कर जाए? प्रीवियस इनपुट्स पर भी डिपेंड कर जाए, तब तक हम सिस्टम को क्या कहेंगे कि वो कैसा सिस्टम है? कॉजल सिस्टम है। मतलब कॉजल सिस्टम के लिए प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पर ही डिपेंड करना चाहिए। मतलब डिपेंडेंसी किस पर नहीं होनी चाहिए? सिर्फ आपको ये याद रखना है, किस पर नहीं होनी चाहिए? फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉजल सिस्टम्स कहेंगे। नॉन कॉजल के केस में क्या लिखेंगे आप? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करना चाहिए? फ्यूचर पे डिपेंड होना ही चाहिए, तभी हम उसको नॉन कॉजल कहेंगे। तो फ्यूचर पे डिपेंडेंसी कैसे आ सकती है? आइदर प्रेजेंट प्लस फ्यूचर आ जाए, या फिर पास्ट प्लस फ्यूचर आ जाए, या फिर प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर। लेकिन एक हमारा किस पर डिपेंडेंसी होनी ही चाहिए? फ्यूचर इनपुट्स पर डिपेंडेंसी अगर दिख रही है आपको कि किसी आउटपुट में इन तीनों में कॉमन क्या है हमारा? फ्यूचर इनपुट्स पर डिपेंडेंसी होनी ही चाहिए। तीनों ही केसेस में आपका ये जो टर्म दिख रहा है आपको क्या याद रखना है? नॉन कॉजल कब कहेंगे हम सिस्टम को? अगर उस सिस्टम में प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड कर जाए तो ऐसे सिस्टम्स को आप क्या कहते हैं? नॉन कॉजल सिस्टम कहते हैं। तो फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड या तो प्रेजेंट के साथ कर सकता है
या तो वो किसके साथ कर सकता है, पास्ट के साथ कर सकता है, या तो किसके साथ कर सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ कर सकता है। लेकिन फ्यूचर पे डिपेंडेंसी आ गई मतलब सिस्टम कॉजल नहीं है, वो सिस्टम कैसा है, नॉन कॉजल सिस्टम है। नॉन कॉजल का ही एक एक्स्ट्रा आप स्पेशल केस पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी कॉजल सिस्टम्स। तो एंटी कॉजल सिस्टम्स के केस में प्रेजेंट आउटपुट विल डिपेंड ओनली ऑन फ्यूचर इनपुट्स। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड करे अगर हमारा आउटपुट, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम कैसा है, हमारा एंटी कॉजल है। तो जैसे ही फ्यूचर दिख गया तो नॉन कॉजल में फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी तो होगी ही। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनपुट्स पे ही डिपेंडेंसी है तो उस सिस्टम को हम एंटी कॉजल कहेंगे। अगर फ्यूचर के साथ किसी भी और पर डिपेंडेंसी है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अब कोई भी स्टैटिक सिस्टम्स देख लीजिए। देखिए अभी हमारा जो स्टेटमेंट है, अब हमने जो स्टैटिक के लिए इतना हमने डिस्कस किया वो इसलिए किया क्योंकि स्टैटिक सिस्टम क्या होते थे जिसमें प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। कॉजल के साथ तो एक और कंडीशन है कि पास्ट पर भी डिपेंड कर जाए तब तक सिस्टम कॉजल ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टैटिक सिस्टम्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, कॉजल सिस्टम्स होंगे, क्योंकि स्टैटिक तो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, उसके साथ अगर पास्ट पे भी डिपेंड कर जाता तब तक सिस्टम हमारा कैसा होता, कॉजल ही होता। तो यहां से पहले हम कुछ लाइन लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ये चीज है कि जितने भी कॉजल सिस्टम्स होंगे, जितने भी स्टैटिक सिस्टम्स होंगे, ऑल स्टैटिक सिस्टम्स आर कॉजल। जितने भी स्टैटिक सिस्टम्स हैं वो सभी सिस्टम क्या होंगे, कॉजल भी होंगे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल स्टैटिक सिस्टम्स विल ऑलवेज बी कॉजल। ठीक है, इसके साथ साथ जो नॉन कॉजल सिस्टम्स हैं वो सभी नॉन कॉजल सिस्टम्स डेफिनेटली क्या होंगे, वो डायनेमिक सिस्टम्स होंगे। मतलब यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, इसका देखिए फिर कन्वर्स ट्रू नहीं है, सभी स्टैटिक सिस्टम्स कॉजल होंगे लेकिन सभी कॉजल सिस्टम स्टैटिक हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉजल सिस्टम तो और किस पे डिपेंड कर सकता है, पास्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। ऐसे ही यहां से आप लिख सकते हैं कि ऑल नॉन कॉजल सिस्टम्स आर डायनामिक। जितने भी नॉन कॉजल सिस्टम्स होंगे नेसेसरीली वो क्या होंगे, अपने आप में डायनेमिक सिस्टम्स भी होंगे। लेकिन फिर से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि सारे डायनेमिक सिस्टम्स भी क्या होंगे, नॉन कॉजल होंगे। इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, सभी डायनेमिक सिस्टम्स नॉन कॉजल हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हमने लिख दिया, जैसे सपोज यहां पर हम एक ले लेते हैं एग्जांपल कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 1। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम में देखें तो ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे यहां पर अगर हम देखना चाहें y ऑफ 0 तो वो वैल्यू किससे मिलेगी हमें, x ऑफ माइनस 1 से। मतलब जो प्रेजेंट इनपुट है हमारा 0 टाइम का आउटपुट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, -1 टाइम के इनपुट पे, मतलब पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। y ऑफ -1 अगर देखेंगे तो क्या होगी वैल्यू, x ऑफ -2। ये भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम y ऑफ 2 देखें तो किस पे डिपेंड करेगा, 2 - 1 दैट इज x ऑफ 1। इन तीनों ही केसेस को देखकर हम क्या देख रहे हैं, ये किन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट आउटपुट हमारा पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए सिस्टम जो हमारा वो क्या है, कॉजल है। तो ये सिस्टम हमारा डायनामिक था लेकिन फिर भी सिस्टम क्या है, कॉजल है। मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिस्टम डायनामिक है तो नॉन कॉजल ही होगा, लेकिन अगर सिस्टम नॉन कॉजल है तो वो हमेशा क्या होगा, डायनामिक होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर। ये आपने देखा ये डायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ y ऑफ 0 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको, x ऑफ 0। ये डिपेंडेंसी किस पर है, ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, हमारा प्रेजेंट आउटपुट। अगर आप y ऑफ 2 देखेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, x ऑफ 4 पे, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर y ऑफ -2 देखेंगे तो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 4 पे। तो इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, ये फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी है। तो और ये किस पे डिपेंडेंसी है, प्रेजेंट पे। तो जैसे ही फ्यूचर का कोई भी इनपुट पे डिपेंडेंसी आ गई तो मतलब सिस्टम कैसा है, नॉन कॉजल है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो भी नॉन कॉजल सिस्टम्स होंगे 100% वो सिस्टम्स क्या होंगे, डायनामिक होंगे। ठीक है, अगर हम स्पेशल केस देखें नॉन कॉजल कहीं तो हमने लिखा एंटी कॉजल। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास रिलेशन होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ, यही t स्क्वायर में एक और चीज हमने ऐड कर दी, t स्क्वायर प्लस 1।
अब अगर आप किसी भी इनपुट के लिए चेक करेंगे, y ऑफ 0 किस पे डिपेंड करेगा, x ऑफ 1, y ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ 5, y ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी क्या होगी, x ऑफ 5। आप कोई भी y में t की वैल्यू पुट करके देखिए, अगर वही वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो आपको हमेशा क्या दिख रहा है, 0 टाइम का आउटपुट 1 टाइम के इनपुट पे, 2 टाइम का आउटपुट 5 टाइम के इनपुट पे, -2 का भी आउटपुट 5 टाइम के इनपुट्स पे। मतलब ये तीनों ही इनपुट्स कैसे हैं, फ्यूचर इनपुट्स हैं। तो इन तीनों ही केसेस में आपको दिख रहा है प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनपुट्स पर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एंटी कॉजल सिस्टम। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पर जब तक सिस्टम का आउटपुट डिपेंड करेगा तब तक उसको हम कहेंगे कॉजल। अगर एक भी फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर गया तो उस सिस्टम को कहेंगे नॉन कॉजल, और अगर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड करेगा तो उस सिस्टम को हम कहेंगे एंटी कॉजल। ठीक है, इन सिस्टम के लिए कॉजल नॉन कॉजल के लिए हम इंपल्स रिस्पांस के भी टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, आगे हम या तो उसको करेंगे या फिर हम दूसरे टॉपिक में वो चीज यहां पर क्लियर करेंगे। तो जैसे आप अगर एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स ऑफ कॉजल सिस्टम्स, कॉजल सिस्टम्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जितने भी स्टैटिक सिस्टम्स आपने देखे थे, जितने भी एग्जांपल्स हमने स्टैटिक के केस में लिए थे, वो सारे के सारे क्या हैं, कॉजल सिस्टम्स हैं। क्योंकि हमने लिख लिया कि जितने भी स्टैटिक सिस्टम्स हैं वो सभी हमेशा ही कॉजल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जितने भी ऑल स्टैटिक सिस्टम्स, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स में आ गए, जो भी आपने एग्जाम्पल लिख रखा है। इसके अलावा कभी भी अगर आपको y ऑफ t इस टाइप का दिख रहा है कि x ऑफ t इंटू x ऑफ t माइनस 1, यहां से तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रेजेंट इनपुट yt xt, ये टर्म क्या दिखा, पास्ट इनपुट। तो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, और ये क्या हमारा पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट, इसलिए हमारा ये सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, कॉजल होगा। ठीक है, हम कॉजल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। देखिए यहां पर अभी हमने देखा था कि ये सिस्टम कैसा है, डायनामिक है। क्यों डायनामिक है, क्योंकि अगर हम t टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं तो हमें -∞ से लेकर t टाइम तक अप्लाइड सारे इनपुट्स की हमें जरूरत है, तभी हम इस इंटीग्रेशन को फाइंड कर पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम कॉजल है। क्यों कॉजल है, हम अगर t टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो हमें -∞ से कहां तक के इनपुट की जरूरत है, उसी टाइम t तक के इनपुट की जरूरत है। मतलब जो आउटपुट है हमारा वो प्रेजेंट के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस इनपुट्स पे, पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए सिस्टम हमारा जो इस इनपुट आउटपुट रिलेशन से रिप्रेजेंटेड है, ये सिस्टम भी क्या होगा, कॉजल होगा। ठीक है, आप इसमें अगर देखें कॉजल के लिए आप जो भी ऐसा रिलेशन आपको दिखता है जहां पर सिर्फ पास्ट इनपुट्स आपको दिखें या प्रेजेंट इनपुट दिखें, जैसे अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 1 अपॉन x ऑफ t माइनस 1, फिर से क्या दिख रहा है आपको, ये प्रेजेंट इनपुट है और ये क्या हमारा पास्ट इनपुट है। तो ये सिस्टम जो होगा हमारा वो क्या होगा, कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, जितने भी आपने बेसिक फंक्शन के अंदर में अगर x ऑफ t लिखा हुआ है तो वो सारे आपके क्या होंगे, स्टैटिक सिस्टम मतलब कॉजल सिस्टम्स होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अगर मान लीजिए आपका इस टाइप से लिखा हुआ है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी स्क्वायर x ऑफ t अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स ऑफ t अपॉन डी टी प्लस x ऑफ t। हर जगह आपको क्या दिख रहा है, ये जो डिफरेंशिएटर है ये सिस्टम को डायनामिक बनाएगा, लेकिन जो इनपुट आपको चाहिए वो x ऑफ t, x ऑफ t, x ऑफ t आपको दिख रहा है। y ऑफ t यहां है और यहां तीनों में क्या दिख रहा है आपको, x ऑफ t दिख रहा है। मतलब ये सिस्टम डायनामिक तो है, लेकिन सिस्टम कैसा है हमारा, एक्चुअली देखिए अगर आप देखेंगे तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, मतलब कॉजल सिस्टम है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है वो किस पे है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पे ही आएगी। डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो इनिशियल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, फ्यूचर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम भी हमारा कैसा है, कॉजल है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज हमारे पास होता गिवन y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 3t फॉर t लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x ऑफ t माइनस 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। इस रिलेशन को देखिए, अगर हमारा ये टाइम में स्प्लिटेड फंक्शन है, मतलब yt की वैल्यू x ऑफ t से दो टाइप से मिलती है। अगर आप t लेस देन 0 के लिए देखेंगे, इक्वल टू 0 के लिए, तो इस रिलेशन से हमें yt मिलेगा। ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे तो इस रिलेशन से आउटपुट मिलेगा। अगर आप इसको कंसीडर करें, जैसे अगर आप देखना चाहते y ऑफ -2, तो y ऑफ -2 मतलब आपने क्या लिया, t लेस देन 0 के लिए देख रहे हैं, तो आउटपुट किस रिलेशन से मिलेगा, इस रिलेशन से मिलेगा। तो x ऑफ 3 इंटू -2 मतलब क्या वैल्यू होगी,
-6, तो -2 टाइम का आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? -6 टाइम के इनपुट पर। मतलब ये कौन सी इनपुट है? ये पास्ट इनपुट है, तो पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो सिस्टम क्या हमारा इस रिलेशन से कॉजल दिख रहा है। अगर आप y(2) देखेंगे तो y(2) मतलब t ग्रेटर देन 0 की आपने वैल्यू अगर देखनी चाहिए तो आपको ये रिलेशन लेना पड़ेगा कि yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 1। तो x ऑफ 2 माइनस 1 क्या होगी वैल्यू? 1। मतलब ये फिर से दिख रहा है आपको कि 2 टाइम पर आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो कौन सा इनपुट पता होना चाहिए? 1 टाइम का इनपुट पता होना चाहिए। मतलब ये फिर से कौन सी डिपेंडेंसी है? पास्ट इनपुट की डिपेंडेंसी है। तो इसलिए जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है? आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर आप y ऑफ 0 पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? 0 पर भी कौन सा रिलेशन फॉलो होगा? ये रिलेशन फॉलो होगा। तो x ऑफ 3 इंटू 0 दैट इज x ऑफ 0। ये कौन सी डिपेंडेंसी है? प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट। 0 टाइम का आउटपुट देखना चाह रहे हैं, 0 टाइम के इनपुट की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब प्रेजेंट पर डिपेंडेंसी है और प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंडेंसी है। तो सिस्टम हमारा कैसा है? कॉजल सिस्टम है। ठीक है, इस टाइप के आपको जितने भी सिस्टम्स आपको दिखते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू या तो प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंड कर रही है या प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है, तो वो सारे सिस्टम्स क्या होंगे? कॉजल होंगे। नॉन कॉजल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम्स, तो अब जितने भी हमारे डायनेमिक थे उन्हीं में से कुछ जो होंगे वो आएंगे किसमें? नॉन कॉजल में आएंगे। जैसे अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं। ये हमारा क्या सिस्टम? नॉन कॉजल है। y ऑफ n इज इक्वल्स टू, अगर होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, आपने देखा यहां पर अगर आप n इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये x ऑफ क्या मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। मतलब -1 टाइम का आउटपुट +1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड करेगा। मतलब किस पे डिपेंड करेगा? फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करेगा। 0 पुट करेंगे तो यहां भी x ऑफ 0 मिलेगा। मतलब प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा कुछ टाइम में या फिर फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए सिस्टम कैसा है हमारा? नॉन कॉजल सिस्टम है। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट रिलेशन हमने यहां लिखा है, अगर इसी में अगर हमारे पास ऐसा टर्म होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 इंटू d2 ऑफ x t स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, तो जैसे ही ये x ऑफ t स्क्वायर आपको दिख रहा है तो इसकी वजह से सिस्टम हमारा क्या हो गया? नॉन कॉजल हो गया। अगर यहां पर x ऑफ t था तो ये सिस्टम क्या था? कॉजल था। जैसे हमने ये इंटीग्रेटर से डिफाइन कर रखा है, -∞ से t टाइम तक अगर हम आउटपुट, अगर हमारा इंटीग्रेट करने से, इनपुट को इंटीग्रेट करने से मिल रहा है तो सिस्टम कॉजल है। अगर यहीं पर हमारा रिलेशन ऐसा गिवन होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू 2t x ऑफ टाउ डी टाउ। अब देखिए, अगर आपको t इज इक्वल्स टू 2 टाइम का 2 सेकेंड्स पर आउटपुट चाहिए तो ये लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट 2 इंटू 2 मतलब 4। मतलब अगर आपको 2 सेकेंड्स पर आउटपुट चाहिए तो इनपुट कहां से कहां तक पता होना चाहिए? t इज इक्वल्स टू -∞ से लेकर 4 तक का। तो 2 के रिस्पेक्ट में आप 2 टाइम पर आउटपुट देखना चाहते हैं और 4 टाइम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फिर से किस पे डिपेंडेंसी है? फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी है, साथ में प्रीवियस इनपुट्स पे भी डिपेंडेंसी है। इसलिए सिस्टम जो होगा हमारा वो कैसा होगा? नॉन कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपने बेसिक फंक्शंस के अंदर में लिख रखे हैं, मतलब xt के अंदर बेसिक फंक्शंस लिख रखे हैं, जैसे y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर हम ले लें साइन ऑफ x ऑफ t, सॉरी x ऑफ साइन t ले लें आप, या फिर y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ e टू द पावर t ले लें, x ऑफ e टू द पावर t, या फिर आप ले लें y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ सिग्नम ऑफ t, x ऑफ रेक्टेंगल ऑफ t, x ऑफ ट्राइंगल ऑफ t, x ऑफ लॉग ऑफ t, x ऑफ कॉस ऑफ t। ये सभी चीजें क्या होंगी? आपके नॉन कॉजल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अगर y में कोई स्केलिंग है, जैसे y ऑफ n या y ऑफ t, आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज आप y ऑफ t की वैल्यू देखना चाहते हैं और अगर ये वैल्यू है x ऑफ 3t, तो फिर से देखिए, अगर आप t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर आउटपुट देखना चाहेंगे तो यहां t इज इक्वल्स टू क्या मिलेगी वैल्यू? 3 इंटू 1 3। 1 टाइम का आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? 3 सेकेंड्स के इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी आ रही है, मतलब सिस्टम कैसा होगा? नॉन कॉजल होगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी आपको केसेस दिख रहे हैं वो सभी क्या होंगे? नॉन कॉजल होंगे। मतलब अगर हमारे पास रिलेशन गिवन होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t स्क्वायर, तो ये भी क्या होता हमारा? नॉन कॉजल होता। ठीक है, अगर होता हमारे पास
y ऑफ t इज इक्वल्स टू इवन ऑफ x ऑफ t। अब देखिए इवन और ऑड पार्ट्स कैसे फाइंड करते हैं आप। इवन ऑफ x ऑफ t का क्या मतलब हुआ, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही ये माइनस साइन आया मतलब जैसे ही टाइम रिवर्सल का केस आ गया, मतलब ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट जो है इसकी वजह से सिस्टम हमारा कॉजल है, लेकिन ये जो पार्ट आ रहा है इसमें माइनस टी जैसे ही आ गया, अगर आपको t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर देखनी है वैल्यू, -3 सेकेंड्स पर, तो यहां से x ऑफ क्या मिलेगा आपको 3, मतलब -3 सेकेंड्स पर आउटपुट देखने के लिए एक तो आपको 3 टाइम का इनपुट पता होना चाहिए और एक -3 टाइम का इनपुट पता होना चाहिए और एक +3 टाइम का इनपुट भी पता होना चाहिए। मतलब फिर से फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंडेंसी हो रही है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, नॉन कॉजल हो जाएगा। अगर आप देखें इसी तरह y ऑफ t इज इक्वल्स टू ऑड ऑफ x ऑफ t, ऑड के लिए भी आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। फिर से ये जैसे ही x ऑफ माइनस t का टर्म आ रहा है, ये सिस्टम को क्या बना देगा, नॉन कॉजल बना देगा। लेकिन अगर होता कि रियल ऑफ x ऑफ t या इमेजिनरी ऑफ x ऑफ t, तो वो सिस्टम हमारा क्या होता, कॉजल होता। जैसे अगर आप लिखते ये हमारा कॉजल सिस्टम होता कौन सा, अगर हम लिखते y ऑफ t इज इक्वल्स टू रियल ऑफ x ऑफ t, अगर लिखा होता तो रियल ऑफ x ऑफ t की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो भी ऑपरेशंस हैं, कॉन्जुगेट ऑपरेशन भी आपको किस टाइम के इनपुट पर करना है, अगर आप 2 सेकेंड्स यहां पुट करते हैं तो यहां भी आपको 2 सेकेंड्स का ही इनपुट लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो सिस्टम है ये स्टैटिक सिस्टम है, और अगर सिस्टम स्टैटिक है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉजल होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देखकर कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सिस्टम्स की बात कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम्स हमारे नॉन कॉजल होंगे, कौन से कॉजल होंगे। और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल अगर मन में आता है तो उसको वेरीफाई कर लीजिए कि सिस्टम हमारा क्या होगा। जैसे अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ t माइनस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या टर्म हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ क्या देखना है कि इनपुट में हम अगर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर आउटपुट देखना चाहते हैं तो हमें इनपुट किस सेकंड का लेना पड़ेगा, 0 माइनस 1 दैट इज -1। तो मतलब 0 टाइम का आउटपुट -1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करना हुआ तो ये सिस्टम क्या होगा हमारा, कॉजल होगा। ठीक है, ये सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। ये देखकर आपको डिसाइड नहीं करना कि यहां पर तो t स्क्वायर प्लस 1 है तो ये सिस्टम हमारा नॉन कॉजल होगा, नहीं। आपको सिर्फ किस पे देखना है, इनपुट की कंडीशंस देखनी है कि अभी हम जो आउटपुट देखना चाहते हैं क्या वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्यूचर इनपुट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 1 अपॉन x ऑफ t माइनस 1, अगर यहां माइनस साइन है तो सिस्टम क्या होता, कॉजल होता। अगर यहां पर प्लस साइन है तो सिस्टम क्या हो जाता, नॉन कॉजल हो जाता। अगर हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स ऑफ t, तो ये दिख रहा है हमें यहाँ x ऑफ t है डायरेक्टली, मतलब सिस्टम स्टैटिक है तो ये सिस्टम हमेशा ही क्या होगा, कॉजल होगा। अगर हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 माइनस t, तो जैसे ही हमें दिखा माइनस साइन, तो माइनस साइन हमेशा ही सिस्टम को क्या बना देगा, नॉन कॉजल बना देगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर आप आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगी वैल्यू आपको, x ऑफ 1, मतलब 0 टाइम का आउटपुट 1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या है हमारा, नॉन कॉजल है। ये जो सिस्टम है हमारा ये क्या है, नॉन कॉजल है। तो कॉजल जो सिस्टम्स होते हैं, आपको एक चीज और याद रखनी है कि कॉजल सिस्टम्स आर फिजिकली रिलाइजेबल सिस्टम्स। देखिए कॉजल वर्ड से क्या लगता है आपको, कॉजल मतलब जो आउटपुट हमारा है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम इनपुट अप्लाई कर चुके हैं उसी पर हमारा आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा है, अगर आउटपुट के आने का कुछ कॉज है, कॉज का मतलब रीजन, तो अगर आउटपुट इनपुट अगर हमारे प्रीवियस इनपुट्स पे कोई सिस्टम डिपेंड कर रहा है आउटपुट, इसका मतलब जो इनपुट हम अप्लाई कर चुके हैं उसी पर प्रैक्टिकली हमारा आउटपुट डिपेंड करना चाहिए। अगर कभी ऐसा केस आ रहा है कि x ऑफ t स्क्वायर, मतलब हम 2 टाइम का आउटपुट देखना चाहते हैं और अगर वो 4 टाइम के इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली, जो इनपुट हमने अप्लाई ही नहीं किया अभी तक, हमें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस इनपुट पर हमारा आउटपुट कैसे डिपेंड कर सकता है। कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम में, प्रैक्टिकल जो सिस्टम होंगे वो कभी भी नॉन कॉजल नहीं हो सकते। तो यहां पर आप एक चीज और भी लिख सकते हैं कि जो कॉजल सिस्टम्स होंगे, ठीक है, इन्हीं में आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि जो कॉजल सिस्टम्स होंगे दीज आर फिजिकली रियलाइजेबल। ये सिस्टम्स ही हमारे कैसे होते हैं, फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम्स होते हैं।
और ये नॉन कॉजल और एंटी कॉजल, क्योंकि एंटी कॉजल नॉन कॉजल का ही एक स्पेशल केस है, दीज सिस्टम्स आर नॉट फिजिकली रियलाइजेबल, ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं होते, ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉजल सिस्टम्स होते हैं ये नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम्स होते हैं, मतलब जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। इट इज नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम्स। कॉजल सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम्स, बट नॉन कॉजल सिस्टम्स आर एंटीसिपेटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आप और ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ अभी हम अब अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेंगे, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स, और फिर उसको करने के बाद अब हम तीनों प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जो भी एग्जांपल हम लेंगे उसमें हम देखेंगे कि सिस्टम स्टैटिक है या डायनामिक है, कॉजल है या नॉन कॉजल है, और टाइम वेरिएंट है या फिर इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने कॉजल नॉन कॉजल में जो चीजें देख ली हैं, आपको जो केयर करना है डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर के केस में, वो एक बार आप केयरफुल रहें कि अगर हमारा y ऑफ t ऐसा है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, तो हम जानते हैं ये जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, डायनामिक है, डायनामिक है, लेकिन कैसा सिस्टम है ये, कॉजल है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहीं पर ऐसे रिलेशंस आ जाएं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ t प्लस 1, या फिर आपको दिखे y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ माइनस t, या फिर आपको दिखे डी बाई डी टी ऑफ y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ t स्क्वायर। तो ये चीजें बस आप ये फंक्शन देख लीजिए, अगर ये फंक्शन आपको पता है कि ये नॉन कॉजल है, तो जो रिलेशन है वो भी सिस्टम हमारा कैसा होगा, नॉन कॉजल होगा। ये तीनों ही सिस्टम्स क्या है हमारे, नॉन कॉजल है, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेटर में आपको पता है कि अगर इंटीग्रेटर के केस में अगर हम लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, या फिर अगर हम समेशन के केस की बात करें, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की बात करें, तो अगर y ऑफ n के टर्म्स में हमारा गिवन है समेशन n इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k, तो ये जो सिस्टम होगा, अगर ये जो लिमिट्स हैं, अगर आपको अपर लिमिट जो वो दिख रही है वो यहां पर जो वैल्यू है उसी के बराबर अगर ये दिख रही है, तो ये दोनों सिस्टम्स हमारे क्या हैं, कॉजल हैं। डायनामिक तो है लेकिन ये सिस्टम कैसे हैं, कॉजल हैं, डायनामिक एंड कॉजल, ठीक है। लेकिन अगर ये लिमिट्स चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे आपके पास अगर गिवन है कि y ऑफ t अगर आपको ऐसा दिखे, y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2t x ऑफ टाउ डी टाउ, या फिर ये दिखे इंटीग्रेशन y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस t x ऑफ टाउ डी टाउ, या फिर ये आपको दिखे y ऑफ t, मतलब कोई भी अगर जो लिमिट्स आपको दिख रही हैं, अगर ये लिमिट्स सब कैसी दिख रही हैं, इस t को छोड़कर यहां पर कुछ भी और वैल्यू है, 2t है, माइनस t है, तो ये सभी सिस्टम सब कैसे हो जाएंगे, नॉन कॉजल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट के केस की हम बात करें तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू अगर होता समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू माइनस n x ऑफ k, तो भी सिस्टम क्या होता हमारा, नॉन कॉजल। क्यों, क्योंकि ये लिमिट हमारी n को छोड़कर कोई भी दूसरी वैल्यू आ रही है। अगर तो यहां होता है अगर y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू 2n, या फिर 0 टू n बाई 2, अगर ये वैल्यूज भी होती है x ऑफ k, तो भी ये सिस्टम जो होता हमारा ये क्या होता, नॉन कॉजल होता, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये सभी चीजें, ये सभी सिस्टम्स हमारे जो हैं ये क्या हैं, नॉन कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम्स, ठीक है। तो कॉजल नॉन कॉजल में अभी आप इतना देख लीजिए, आगे हम जो और एग्जांपल्स लेंगे उनके केस में भी हम कॉजलिटी, नॉन कॉजलिटी, स्टैटिक, डायनामिक, ये भी बातें हम करते रहेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये है हमारा टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो देखिए, किसी सिस्टम को आप टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। टाइम इनवेरिएंट अगर उस सिस्टम में अगर आपने कोई इनपुट को आपने शिफ्ट करके अप्लाई किया, उसके लिए जो पहले आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट भी उतने ही टाइम से अगर शिफ्ट हो जाए, आउटपुट के नेचर में अगर कोई चेंज नहीं आए, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट if any time shift in input results in the identical time shift in
output without changing the nature of output, then the system is said to be time invariant. इसको आप समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये आपका कोई सिस्टम है, आप पहले इस सिस्टम में एक इनपुट अप्लाई कर रहे थे t के रिस्पेक्ट में x ऑफ t, जो सपोज हमारा इनपुट कैसा था, 0 से लेकर 4 टाइम्स तक इसकी वैल्यू थी सपोज 1, ठीक है। अगर इस इनपुट के लिए हमारा ये जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, अगर इस इनपुट के लिए हमारा सिस्टम कैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, सपोज हमने मान लिया कि एक ऐसा सिस्टम है जो इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, तो 0 से लेकर के 4 टाइम तक ये स्टेप अगर हम देंगे तो हमें रैंप फंक्शन मिलेगा। मतलब इस टाइप का अगर हमारा ये कुछ फंक्शन आ रहा था 0 से लेकर 4 टाइम तक, ये y ऑफ t है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, ये वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सपोज जैसे अगर हम ले लें तो ये वैल्यू अगर हमने ले ली 1/4, ठीक है। अगर हम ऐसा इनपुट अप्लाई कर रहे थे तो सिस्टम का आउटपुट अगर ऐसा आ रहा था, ठीक है। अब अगर हम इस आउटपुट को डिले कर लेते, इस आउटपुट को सपोज हमारा ये जो y ऑफ t है, अगर हम यहीं पर ड्रॉ करना चाहते t के रिस्पेक्ट में y ऑफ t माइनस 2, तो कैसा होता, इस आउटपुट को अगर आप 2 टाइम से डिले कर लें तो जो चीज 0 से शुरू होकर 4 टाइम्स तक है, अब वो 2 से शुरू होकर कहां तक रहेगी, 6 टाइम्स तक रहेगी। तो मतलब आपको ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा आपका, ठीक है। ये वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 1/4, ये अब 2 से लेकर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। इसको अभी हमने सिर्फ ड्रॉ कर लिया, क्यों ड्रॉ किया, कंपेयर करने के लिए। हमारे पास अगर हम कोई ऐसा इनपुट अप्लाई कर रहे थे तब अगर सिस्टम हमारा ऐसा आउटपुट दे रहा था, अब अगर हम इस इनपुट को 2 टाइम से डिले करके दे दें, अगर हम यहां पर इनपुट में अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक नया इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x1 ऑफ t, जो किसके बराबर है, x ऑफ t माइनस 2 के बराबर। इस इनपुट को अगर आप 2 से डिले करके देंगे, मतलब ये इनपुट आपको कैसा दिखेगा, अब जो 2 से लेकर 6 तक होगा, वैल्यू अभी भी कितनी है, 1। तो अगर हमने इनपुट को शिफ्ट करके अप्लाई कर दिया, तो अगर सिस्टम ऐसा है जिसके आउटपुट पर भी और कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा आउटपुट xt के लिए था वैसा ही आउटपुट आए नेचर वाइज, लेकिन आउटपुट भी क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए 2 से, मतलब अगर इस इनपुट के लिए हमारा आउटपुट कैसा आना शुरू हो जाए, t के रिस्पेक्ट में 2 से लेकर 6 तक, ये वैल्यू फिर से अगर आपको दिखे कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 1/4, तो आप कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये हमारा कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है। क्योंकि देखिए अगर हम आउटपुट को 2 से हमने शिफ्ट कर लिया, तब जैसा आउटपुट होना चाहिए था वैसा ही आउटपुट हमें कब मिल रहा है, अगर हम इनपुट को शिफ्ट करके अप्लाई कर रहे हैं तब हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसी आउटपुट को क्या किया हो, 2 से शिफ्ट कर लिया। तो यही चीज हमने स्टेटमेंट में लिखी है कि सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ एनी टाइम शिफ्ट इन इनपुट रिजल्ट्स इन द आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन आउटपुट। जो हम इनपुट में जितने का शिफ्ट दे रहे हैं, बस आउटपुट भी हमारा क्या हो गया, उतने ही से अगर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये सिस्टम क्या हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए हमने ड्रॉ कर लिया कि क्या होते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हमें जो फाइंड करना है, टू चेक टाइम इनवेरिएंसी, कि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। अब 2 स्टेप्स में चेक करेंगे इसको। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, फाइंड डिलेड इनपुट y ऑफ t माइनस t नॉट। देखिए हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन होगा, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, डिलेड आउटपुट फाइंड करेंगे। डिलेड हमारा क्या है, डिलेड रिस्पॉन्स या डिलेड आउटपुट। ये क्या हमारा डिलेड रिस्पॉन्स है। आप सीधे इसको ऐसे लिख लीजिए अभी कि जो भी हमारा आउटपुट इनपुट रिलेशन गिवन होगा वहां से आपको क्या फाइंड करना है, y ऑफ t माइनस टी नॉट। या अगर डिस्क्रीट सिस्टम है तो आपको क्या फाइंड करना है, y ऑफ n माइनस एन नॉट। y ऑफ n की वैल्यू गिवन होगी आपको x ऑफ n के टर्म्स में, वहां पर आप क्या कीजिए, n को n माइनस एन नॉट से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ n माइनस एन नॉट मिल जाएगा। फर्स्ट केस। सेकेंड, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये चीज जो है हमारी, इसको हम कहेंगे डिलेड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे पास कोई आउटपुट था yt, हमने उसको t नॉट से डिले कर दिया, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, डिलेड रिस्पॉन्स। y ऑफ n आउटपुट था, उसको n नॉट से डिलेड कर दिया, तो इसको हम कहेंगे डिलेड रिस्पॉन्स। सेकेंड आपको फाइंड करना है
फाइंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, या फिर इसको हम अभी यहां बस लिख लेते हैं, फाइंड, आपने ये टी ऑपरेटर देखा था, टी ऑपरेटर का मतलब रिस्पॉन्स ऑपरेटर, ठीक है। तो फाइंड, अगर हमने लिखा टी ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने इसको क्या नाम दिया, इट इज व्हाट, इट इज डिलेड रिस्पॉन्स। ये हमें कैसे मिलेगा, जो हमारे पास रिस्पॉन्स था अगर हम उसको टी नॉट से या एन नॉट से अगर डिले कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डिलेड रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो चीज हम लिख रहे हैं ये चीज क्या है, इट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। देखिए यहां पर दो चीजें की थी हमने, एक बार पहले हमने x ऑफ t के लिए जो आउटपुट आ रहा था उसको अगर हमने 2 टाइम से डिले करके रख लिया, तो ये जो चीज हमने ड्रॉ की है ये क्या है हमारी, इट इज डिलेड रिस्पॉन्स। ये हमने क्या किया है, अपने रिस्पॉन्स को डिले करके देख लिया 2 यूनिट से कि डिलेड रिस्पॉन्स कैसा दिख रहा है। उसके बाद हमने इनपुट को डिले करके अप्लाई किया और इसके लिए जो हमारा आउटपुट आया, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को आप क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, इट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। ये किसके लिए रिस्पॉन्स है, डिलेड इनपुट के लिए रिस्पॉन्स है। अगर हम इनपुट को डिले करके अप्लाई कर रहे थे तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा क्या, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। तो अब अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी, अगर डिलेड रिस्पॉन्स इक्वल होगा किसके, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट के, तो आप कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से इफ इसको आप y, या तो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट को इस सिंबल से लिख सकते हैं y ऑफ t ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y t t नॉट। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। अगर ये लिखने में आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए एक रिप्रेजेंटेशन ही है, रिप्रेजेंटेशन हम कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए कि रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे, y ऑफ t t नॉट, या फिर डिस्क्रीट के केस में हम क्या लिखेंगे, y ऑफ n n नॉट, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट x ऑफ n माइनस n नॉट। अगर इसी चीज को हम और कैसे लिखते, डिस्क्रीट का केस होता तो इसको हम लिखते डेल ऑफ t ऑफ x n माइनस n नॉट, ठीक है। तो अब हम ये दो चीजें फाइंड करेंगे और हमने ये कहा कि इफ y ऑफ t माइनस टी नॉट, अगर ये हमारा इक्वल हो किसके, y ऑफ t टी नॉट के इक्वल अगर ये आ रहे, मतलब अगर हमारे डिलेड रिस्पॉन्स की वैल्यू रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट के बराबर आ रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि देन द सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट। सिस्टम को क्या कहेंगे हम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, जिस पर इनपुट में टाइम शिफ्ट का आउटपुट के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आउटपुट जैसा था वैसा ही है, हमने इनपुट को शिफ्ट कर दिया तो आउटपुट भी हमारा उतने ही अमाउंट से बस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अब ये दो चीजें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज हमारे पास एक रिलेशन गिवन था आउटपुट इनपुट के बीच का कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड करना होगा तो उस केस में ये फाइंड करने के लिए इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस t बाय t माइनस टी नॉट। जहां भी t दिख रहा है हर उस t को किससे रिप्लेस कर दीजिए, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दीजिए। या फिर अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो जहां भी n दिख रहा है उस n को किससे रिप्लेस कर दीजिए, n माइनस n नॉट से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन था y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, तो अगर हम यहां से डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड करते तो डिलेड रिस्पॉन्स इसको हम क्या नाम देते, y ऑफ t माइनस टी नॉट। हमने y में t की जगह क्या पुट कर दिया, t माइनस टी नॉट। तो ये मतलब हमने t को रिप्लेस कर दिया किससे, t माइनस टी नॉट से। तो यहां भी x में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है इसमें जहां भी t है इस t को भी हमें किससे रिप्लेस करना है, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना है। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, डिलेड रिस्पॉन्स की वैल्यू हमने दोनों तरफ t की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ये अभी हमने क्या फाइंड किया, डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड किया। अब अगर हमें फाइंड करना है
response of the system for delayed input। हमें किसके लिए देखना है? अब हम ये देखना चाहते हैं अगर हम इनपुट को डिले करके दें तब सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा, जिसको आपने क्या नाम दिया? टी ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, या फिर आपने कहा इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब हमें ये चीज फाइंड करनी है रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, तो आपको जहां तक वाई टी एक्स टी का रिलेशन गिवन है, जहां तक वो रिलेशन लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दीजिए। फिर बस आपको एक टाइम शिफ्ट लगाना है टी नॉट का, किस में? इनपुट में। तो मतलब इसको फाइंड करने के लिए राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज इट इज till the given input and then just apply a delay of t naught और n naught। अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो n naught, अदरवाइज कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो t naught इन इनपुट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आपको यहां से फाइंड करना था y ऑफ t माइनस टी नॉट, तो जहां तक ये इनपुट में हमारे पास जो भी चीज लिखी हुई है इसको हम पहले एज इट इज लिखते। x ऑफ ये जो भी चीज लिखी हुई है इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, x ऑफ टी स्क्वायर यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें एक टाइम डिले लगा दीजिए, कितना? माइनस टी नॉट। तो ये आपने दो चीजें फाइंड की। पहली कंडीशन से आपने क्या फाइंड किया? y ऑफ टी माइनस टी नॉट। दूसरी कंडीशन से आपने क्या फाइंड किया? y ऑफ टी कॉमा टी नॉट। अब क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? यहां t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर है और यहां पर t स्क्वायर माइनस टी नॉट है। मतलब इस केस में y ऑफ t माइनस टी नॉट, जिसको हमने कहा डिलेड इनपुट, इट इज नॉट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, देयरफॉर द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। इनवेरिएंट कब कहते? अगर ये दोनों चीजें सेम आती तो हम कहते सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं इसलिए सिस्टम हमारा कैसा है? टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ये हमने प्रोसीजर देख लिया। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर है तो टेंशन की बात नहीं, आप ये एग्जांपल कीजिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू x ऑफ t। ठीक है, अगर हम यहां पर फाइंड करते डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब अगर हम फाइंड करते y ऑफ t माइनस टी नॉट, तो हमने क्या कहा? ये जब भी हमें फाइंड करना है तो जहां भी इस साइड भी आपको t दिख रहा है, हर उस t को रिप्लेस करना है किससे? t माइनस टी नॉट से। तो ये क्या वैल्यू हो जाती? t माइनस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। y ऑफ t माइनस टी नॉट डिलेड रिस्पॉन्स हमें फाइंड करना था। हमने हर जगह जहां भी t था उस t को किससे रिप्लेस कर दिया? t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। अब जब हमें फाइंड करना होगा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, जिसको आपने कहा कि और हम क्या लिख सकते हैं? y t कॉमा टी नॉट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस साइड में आपको जहां तक ये एक्सप्रेशन गिवन है t इंटू एक्स ऑफ t, यहां तक एज इट इज लिख दीजिए और अब इसमें इनपुट में क्या लगा दीजिए? एक टाइम शिफ्ट, कितने का? माइनस टी नॉट। अब ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्या दोनों चीजें सेम हैं? ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इसलिए फिर से हम लिखेंगे कि y ऑफ t माइनस टी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू y t कॉमा टी नॉट, देयरफॉर अगेन द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। ये भी सिस्टम कैसा है हमारा? टाइम वेरिएंट है। एक और एग्जांपल कर लीजिए। फाइनली जो भी लास्ट कंफ्यूजन एक रहा भी होगा तो अब यहां से वो चीज आपकी और क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n। ठीक है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे? डिलेड रिस्पॉन्स, जिसको आप क्या कहेंगे? y ऑफ n माइनस एन नॉट। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे t होता था तो t को रिप्लेस कर देते थे t माइनस टी नॉट से, n है तो n को रिप्लेस कर देंगे हर जगह किससे? n माइनस एन नॉट से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? x ऑफ माइनस n की जगह हमने क्या लिख दिया? n माइनस एन नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब अगर हम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट फाइंड करेंगे, मतलब y n कॉमा एन नॉट जब फाइंड करेंगे, तो इस साइड जो भी रिलेशन हमारा गिवन है x ऑफ माइनस n, पहले एज इट इज कॉपी कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है? बस एक शिफ्ट प्रोवाइड कर देना है माइनस एन नॉट। कंटिन्यूअस टाइम होता तो क्या लिख देते? माइनस टी नॉट। ये डिस्क्रीट टाइम है तो क्या लिख दिया हमने? माइनस एन नॉट।
इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? यहां से माइनस एन प्लस एन नॉट आता, यहां से माइनस एन नॉट है। तो इस सिस्टम के केस में भी हम देख रहे हैं कि y ऑफ n माइनस एन नॉट इज नॉट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर n कॉमा एन नॉट, देयरफॉर द सिस्टम इज अगेन टाइम वेरिएंट। अगर यहीं पर होता, सपोज हमारे पास रिलेशन गिवन होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, जिसका क्या मतलब है, और इसको आप और कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या चीज लिखी हुई है, x ऑफ टी का होल स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर ऑफ टी कहेंगे। इसके केस में अगर आप पहले डिलेड रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते, मतलब अगर आप कैलकुलेट करते t माइनस टी नॉट, तो यहां जहां भी t है उसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया, इसका स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ है फंक्शन, जहां भी t था हमने उसको क्या कर दिया, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। इसी चीज को आप और क्या लिखते, एक्स स्क्वायर ऑफ t माइनस टी नॉट लिखते। ठीक है, इस रिलेशन से, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया। अब ऐसे ही अगर आपको फाइंड करना होता रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, मतलब y t कॉमा टी नॉट, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर ऑफ t, यहां तक एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद इसमें क्या लगा दिया, एक टाइम शिफ्ट लगा दिया माइनस टी नॉट का। अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर हम मान लें, क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों चीजें ही क्या हैं, सेम है। तो इस केस में y ऑफ t माइनस टी नॉट is equals to response of the system for delayed input, that is t comma t naught। therefore ये जो सिस्टम है particularly, ये सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसके पहले जो ये 3 एग्जांपल्स आपने लिए, तीनों ही एग्जांपल्स क्या थे, टाइम वेरिएंट सिस्टम्स थे। ये हमारा पर्टिकुलर क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम अभी और देखेंगे। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, जब आपको डिलेड रिस्पॉन्स निकालना है, मतलब y ऑफ t माइनस टी नॉट निकालना है, तो x के साइड में भी, इस राइट हैंड साइड में भी जहां भी आपको t दिख रहा है, हर उस t की जगह पर क्या पुट करना है आपको, t माइनस टी नॉट पुट करना है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट निकालेंगे, तो ये जो भी चीज लिखी हुई है इनपुट तक, वहां तक इसको कॉपी कर दीजिए, t इंटू एक्स ऑफ टी, ये एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद सिर्फ इसमें क्या लगा दीजिए, एक टाइम शिफ्ट माइनस टी नॉट। या फिर अगर हमारा डिले डिस्क्रीट है, तो पहले इसको x ऑफ माइनस एन कॉपी कर दीजिए, फिर उसमें क्या लगा दीजिए, माइनस एन नॉट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। और अगर ये दोनों चीजें सेम हैं, तभी सिस्टम हमारा क्या होगा, इनवेरिएंट, अदरवाइज सिस्टम क्या होगा हमारा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो हम इस पर और एग्जांपल्स करते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो टाइम इनवेरिएंस के लिए हमने देख लिया कि अगर डिलेड रिस्पॉन्स हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट के बराबर है, तो ही हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन से सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है। तो मतलब आप बस 3 कंडीशंस याद रखें। तो यहां से फॉर अ सिस्टम टू बी टाइम इनवेरिएंट अगर किसी सिस्टम को होना है, तो ये 3 कंडीशंस वहां फॉलो होनी ही चाहिए। तो इसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्केलिंग, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्केलिंग इन x ऑफ t और y ऑफ t। मतलब कोई भी स्केलिंग नहीं होनी चाहिए। स्केलिंग मतलब जैसे x ऑफ 2t नहीं दिखना चाहिए आपको, ये लीनियर स्केलिंग है। x ऑफ t स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, x ऑफ साइन t नहीं दिखना चाहिए। तो कभी भी अगर xt या yt में कभी भी स्केलिंग हो रही है, टाइम स्केलिंग अगर आपको दिख रहा है, तो वो सिस्टम कभी भी टाइम इनवेरिएंट नहीं हो सकता। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर हम देखें कोफिशिएंट्स जो है हमारे xt या yt के जो भी कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारा इक्वेशन गिवन है आउटपुट और इनपुट को रिलेट करने वाला, कभी भी वो कोफिशिएंट्स फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होने चाहिए, तो ही हमारा सिस्टम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। मतलब ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ yt और x ऑफ t मस्ट नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होने चाहिए, इसी को आप लिखें। और इट मस्ट बी, ये कैसे होनी चाहिए, अगर कोई कोफिशिएंट है तो कैसा कोफिशिएंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो गया तो वो सिस्टम कभी भी टाइम इनवेरिएंट नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन आप जो याद रखेंगे वो ये है कि अगर जो आपके पास आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन में या तो yt और xt को छोड़कर दूसरा कोई टर्म नहीं दिखना चाहिए,
या अगर yt और xt के अलावा आपको कोई टर्म दिख रहा है तो वो टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी वो टर्म फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब देयर इफ, या ऐसे लिखें, एनी एक्स्ट्रा टर्म other than y of t and x of t must be either 0 और कांस्टेंट। आइदर 0 हमने कह दिया मतलब वो टर्म प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म जो है वो अगर 0 है इसका मतलब वो टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। आउटपुट और इनपुट का रिलेशन में सिर्फ आउटपुट और इनपुट yt और xt ही दिखेंगे। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म भी है तो वो टर्म कैसा होना चाहिए हमारा, मस्ट बी कांस्टेंट। वो टर्म जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब तक इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं हो रही सेटिस्फाई तो वो सिस्टम कभी भी हमारा जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं हो सकता। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको x ऑफ t स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है, नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है। तो जैसे ही इसमें स्केलिंग थी, स्केलिंग इन x ऑफ t, तो इसलिए सिस्टम हमारा कैसा मिला, हमें टाइम वेरिएंट सिस्टम मिला, ठीक है। आपने सेकंड कंडीशन लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस t। फिर से देखिए आप, माइनस t, माइनस मतलब टाइम रिवर्सल, ये भी क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ स्केलिंग है। अगर आप स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू -1 ले लेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी x ऑफ माइनस t। तो यहां भी टाइम में स्केलिंग है, इसलिए ये सिस्टम भी हमारा कैसा था, टाइम वेरिएंट था। आपने एक सिस्टम लिया y ऑफ t जिसको आपने डिफाइन किया t टाइम्स x ऑफ t। तो x ऑफ t का जो कोफिशिएंट था वो क्या है, कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन है, t है, डायरेक्टली आपको t दिख रहा है। और क्या लिखा हमने कि जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए yt या xt के, वो सभी कैसे होने चाहिए, मस्ट नॉट बी फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब वो फंक्शन को कैसे होने चाहिए, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होने चाहिए, तभी वो सिस्टम हमारा क्या होता, टाइम इनवेरिएंट होता। तो इसलिए ये भी जो सिस्टम था ये हमारा, ये कैसा था, टाइम वेरिएंट सिस्टम था। तो इस टाइप की चीजें जहां भी आपको दिखे एक्स्ट्रा टर्म, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक टर्म डिफाइन कर दिया कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू, या हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम और इस चीज को और एलिबरेट कर लेंगे। जैसे अगर हमारे पास होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 1 माइनस t, तो फिर से क्या दिख रहा है आपको, x ऑफ 1 माइनस t का मतलब x ऑफ t सिग्नल पर दो ऑपरेशंस हो रहे हैं परफॉर्म। एक तो 1 से हम शिफ्टिंग दे रहे हैं और माइनस साइन दिख रहा है t में, मतलब टाइम रिवर्सल भी, और टाइम रिवर्सल का मतलब स्पेशल केस ऑफ टाइम स्केलिंग, -1 से हमने स्केलिंग कर दी है। तो आप अगर इसके केस में भी फाइंड करेंगे तो आपको ये सिस्टम भी टाइम वेरिएंट मिलेगा। देख लीजिए करके, अगर आप इसमें पहले क्या फाइंड करते, डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड करते t माइनस टी नॉट, तो जहां भी t है उसको रिप्लेस कर देते किससे, t माइनस टी नॉट से। तो क्या वैल्यू होती, x ऑफ 1 माइनस t की जगह हमने क्या लिखा, t माइनस टी नॉट। मतलब ये चीज क्या मिली हमें, x ऑफ 1 माइनस t प्लस टी नॉट मिली, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। और अगर हम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट देखते हैं, जिसको हम लिखते हैं t नॉट से, तो उस केस में हमें क्या करना होता, ये x में जो भी फंक्शन लिखा है 1 माइनस टी, ये एज इट इज हम इसको कॉपी कर देते और फिर इसमें हम एक टाइम शिफ्ट दे देते कितने का, माइनस टी नॉट का। इसको हम मानते इक्वेशन 2। अब क्या ये दोनों चीजें सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस टी नॉट आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस टी नॉट। तो आप यहां से देखकर कह सकते हैं देयरफॉर सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। ये सिस्टम भी कैसा है, टाइम वेरिएंट है। क्यों है टाइम वेरिएंट, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको, जो x में स्केलिंग है, अगर कोई भी स्केलिंग आ गई तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t इंटू x ऑफ t, ठीक है। देखिए x ऑफ t का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट cos t। ये अपने आप में क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो ये आप सिस्टम देखेंगे, अगर इसकी इनवेरिएंसी चेक करेंगे तो ये सिस्टम भी क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। आप इसको देखकर ही बता सकते थे एक वेरिएंट है, क्योंकि xt का कोफिशिएंट क्या है, टाइम का फंक्शन है। इसको भी चेक कर लीजिए। अगर आप इसमें पहले कैलकुलेट करते y ऑफ t माइनस टी नॉट, मतलब डिलेड रिस्पॉन्स, तो जहां भी t है हर उस t को आप किससे रिप्लेस करते, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस करते। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। आपने डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया। अब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट जब आप फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी चीज लिखी हुई है इसको एज इट इज आप कॉपी करेंगे, cos t इंटू एक्स ऑफ t। यहां तक हमने एज इट इज कॉपी कर लिया और उसके बाद आपको सिर्फ इनपुट में एक शिफ्ट प्रोवाइड करना है, कितने का,
माइनस टी नॉट का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? नहीं है सेम, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सिस्टम भी हमारा कैसा है? टाइम वेरिएंट सिस्टम है, इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे अगर हमने एक रिलेशन ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ cos t। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, इसके लिए अगर आप देखें तो फिर से ये क्या है? नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है। x ऑफ t की जगह पर क्या आ गया है? cos t आ गया है। तो फिर से आप इसको भी चेक करेंगे तो सिस्टम आपको कैसा मिलेगा? टाइम वेरिएंट मिलेगा। वेरीफाई कीजिए, अगर आप डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे मतलब y ऑफ t माइनस टी नॉट, तो जहां भी t है उस t को किससे रिप्लेस करेंगे आप? x ऑफ cos t को हमने रिप्लेस कर दिया t माइनस टी नॉट से। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगर आप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट फाइंड करना चाहते हैं, मतलब अब अगर आपको फाइंड करना है t कॉमा टी नॉट, तो इसके लिए ये x ऑफ cos t जहां तक आपको इनपुट गिवन था ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर इसमें आप क्या करेंगे? एक शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, कितने का? माइनस टी नॉट। अब क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? ये cos ऑफ t माइनस टी नॉट मतलब ये cos ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले से सेट होगा, और ये cos t माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू है टी नॉट, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है। तो इसलिए फिर से ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम फिर से कैसा है? टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, अब चलिए जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास एक केस होता, अगर सिस्टम होता हमारा डिफरेंशिएटर डी बाई वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये कैसा आना चाहिए? क्या यहां पर कोई स्केलिंग दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या x में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है? नहीं है मल्टीप्लाइड। क्या x और y के अलावा कोई दूसरा टर्म है? नहीं है। मतलब ये सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट आना चाहिए। इसको वेरीफाई अगर हम करें, देखिए यहां से अगर हमने लिखा y ऑफ t माइनस टी नॉट, हम डिलेड रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो d बाई जहां भी t है, हर उस t को हमें किसे रिप्लेस करना होगा? t माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको? d अपॉन t को यहां भी हमने रिप्लेस किया t माइनस टी नॉट से, और यहां भी हमने रिप्लेस किया t माइनस टी नॉट से। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू होगी d ऑफ टी नॉट, आप जानते हैं टी नॉट कोई कांस्टेंट है, तो d ऑफ टी नॉट की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए ये जो फंक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। क्यों लिखा हमने? क्योंकि टी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो डी टी नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट के लिए डी टी नॉट की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम इस चीज को लिख सकते हैं सिंपली डी टी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगर आप इसी केस में फाइंड करते रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट दैट इज y ऑफ t कॉमा टी नॉट, तो आप हर जगह t को टी नॉट से रिप्लेस नहीं करते। आपके पास जो भी रिलेशन गिवन था d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t एज इट इज यहां तक लिख दिया आपने, और फिर इसमें बस हमें एक टाइम शिफ्ट दे देना है, कितने का? माइनस टी नॉट का। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये दोनों चीजें क्या दिख रही हैं आपको? इक्वल हैं। तो अगर हमारे पास y ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, देयरफॉर ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम कैसा है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ये जो सभी सिस्टम्स अभी हम देख रहे थे वो क्या थे? टाइम वेरिएंट, क्योंकि या तो उनमें कोई स्केलिंग थी, या फिर कोई yt xt के अलावा कोई और टर्म था, या फिर हमारा क्या था? कोफिशिएंट हमारा जो था वो कांस्टेंट नहीं था। अब जैसे इसी के केस में ये सिंपल डिफरेंशिएटर है अगर, तो हमारा जो आउटपुट है मतलब जो सिस्टम है वो कैसा है? टाइम इनवेरिएंट है। अब अगर यहीं पर आपने ऐसा रिलेशन ले लिया होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तो जैसे ही आपको यहां दिख गया कि x में स्केलिंग है, तो ये सिस्टम हमारा कैसा आएगा? चेक करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम कैसा आएगा? टाइम वेरिएंट आएगा। अगर यही हमें दिख जाता y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी स्क्वायर, सिस्टम क्या हो जाता? टाइम वेरिएंट हो जाता। क्योंकि t में स्केलिंग दिख रही है तो सिस्टम क्या हो जाता? हमारा टाइम वेरिएंट हो जाता। ठीक है, अगर हमें यहां पर दिखता, अब अगर ऐसा दिखता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस 5, अब क्या दिख रहा है आपको? अगर सिर्फ इतना होता तो अभी हमने देख लिया कि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट था। xt और yt के अलावा जो टर्म है वो टर्म कैसा है? कांस्टेंट। तो अगर टर्म कांस्टेंट है तो ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम भी क्या होगा? हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। इसको भी आप अगर इसी तरह से चेक करेंगे तो आपको ये सिस्टम ये सिस्टम भी कैसा दिखेगा? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिखेगा। ठीक है, अब अगर जैसे हम इंटीग्रेटर को ले लें, जैसे सपोज हमारे पास रिलेशन है अगर y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ।
इसके लिए अगर हमें टाइम इनवेरिएंसी चेक करनी है तो सबसे पहले अगर हमने डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड किया y ऑफ t माइनस टी नॉट, तो जहां भी t था उस सारे t को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। यहां हमने लिखा t की जगह पर t माइनस टी नॉट, यहां तो हमारा t है नहीं तो यहां हमें कुछ नहीं लिखना, यहां हम क्या लिखेंगे x ऑफ टाउ डी टाउ। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब जब आप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट फाइंड करेंगे t कॉमा टी नॉट, तो आपको क्या करना है, आपको हर जगह टी नॉट से रिप्लेस नहीं करना है टी माइनस टी नॉट से। जो भी ये चीज लिखी हुई है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ, यहां तक आप एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद इनपुट में क्या लगा देंगे, एक शिफ्ट कितने का, टी नॉट का इनटू डी टाउ। ये हमारी चीज है। अब अगर आप यहां से देखें तो यहां से देखने से आपको ये दोनों चीजें अलग दिख रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, अगर हमने ये मान लिया अभी हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ये वेरिएबल है अगर हमने मान लिया कि लेट टाउ माइनस टी नॉट इज अनदर वेरिएबल लैम्डा। अब हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में अगर लेना चाहते हैं, लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं। तो यहां से अगर आप दोनों तरफ लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी नॉट तो कांस्टेंट है, डी टाउ अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू, टी नॉट का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। इसका मतलब क्या वैल्यू मिल गई आपको, डी टाउ इज इक्वल्स टू डी लैम्डा। मतलब हम इस डी टाउ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी लैम्डा लिख सकते हैं। अब ये जो लिमिट्स हैं ये किसकी लिमिट्स हैं, टाउ की लिमिट्स हैं। हम लैम्डा की लिमिट्स देखना चाहते हैं, लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, टाउ माइनस टी नॉट के बराबर है। तो व्हेन जब हम टाउ टेंड्स टू लोअर लिमिट पुट करना चाहते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो इस रिलेशन से लैम्डा टेंड्स टू व्हाट, टाउ माइनस टी नॉट। टाउ की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें फाइनाइट वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस इन्फिनिटी के ही बराबर होगी, ठीक है। अब अगर आप अपर लिमिट देखें टाउ की, तो टाउ की अपर लिमिट हमें कितनी पुट करनी थी, टी। तो व्हेन टाउ टेंड्स टू टी, अगर टी वैल्यू है टाउ की तो उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की जगह टी पुट कर दीजिए तो लैम्डा टेंड्स टू टी माइनस टी नॉट, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसी इंटीग्रल को अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर y ऑफ t माइनस टी नॉट मे बी रिटन एज इंटीग्रेशन। अब हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेने वाले हैं तो लिमिट्स क्या है हमारी, माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट, माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट इनटू उस बीच में x ऑफ, ये जो हमारा फंक्शन था इसी वेरिएबल को हमने नया वेरिएबल नाम दे दिया लैम्डा। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑफ लैम्डा एंड डी टाउ इज इक्वल्स टू डी लैम्डा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको अगर आप मान लीजिए इक्वेशन 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, यहां पर x टाउ डी टाउ है, यहां पर x लैम्डा डी लैम्डा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ डमी वेरिएबल्स होते हैं। आप चाहे x लैम्डा डी लैम्डा लिखें, x टाउ डी टाउ लिखें, x डी एक्स लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, इन लिमिट्स से फर्क पड़ता है। ये लिमिट यहां भी दिख रही है माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट, और यहां भी लिमिट्स क्या दिख रही है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब ये जो दोनों वेलेंट इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। आप लिखेंगे एज टाउ और लैम्डा इज या आर डमी वेरिएबल्स, हेंस इक्वेशंस 1 and 2 आर आइडेंटिकल। अगर दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं मतलब y ऑफ t माइनस टी नॉट किसके बराबर है, जो हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है, ये हमने क्या फाइंड किया, y t कॉमा टी नॉट फाइंड किया। हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो देयरफॉर y ऑफ t माइनस टी नॉट, अब हमारा अगर ये चीज इक्वल है हमारी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, तो इसलिए सिस्टम हमारा कैसा है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने देखा अगर कोई इस टाइप का इंटीग्रेटर अगर हमारे पास रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो अगर ये लिमिट t है तब तो ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या कर देते, अगर हम ले लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2t, यही चीज x ऑफ टाउ डी टाउ, तो अब ये सिस्टम क्या हो जाता, टाइम वेरिएंट हो जाता। क्यों हो जाता टाइम वेरिएंट, हमने स्केलिंग कर दी है। t की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, 2t दिख रहा है। स्केलिंग आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। अभी तक सिस्टम क्या था, टाइम इनवेरिएंट था। यहां t को छोड़कर कुछ भी अगर आपको दिखता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने ले लिया
y ऑफ t इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टी x ऑफ टाउ डी टाउ, तो भी ये चीज क्या हो जाएगी, टाइम वेरिएंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ स्क्वायर डी टाउ, अब देखिए लिमिट्स हम यहां पर सेम रखी है हमने, लेकिन यहां x फंक्शन में ही हमने स्केलिंग कर दी। अब यहां पर x ऑफ क्या लिख दिया हमने, अगर टाउ स्क्वायर लिख दिया, तो आप देख चुके हैं x ऑफ t स्क्वायर कैसा फंक्शन है, टाइम वेरिएंट बना देता है सिस्टम को। तो यहां भी अगर टाइम स्केलिंग का केस है तो ये सिस्टम भी कैसा होगा, टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, तो आप अगर जैसे ही इस लिमिट को चेंज कर दें या फिर इसके अंदर का फंक्शन अगर हम चेंज करके ऐसा कर दें जो क्या हो जाए, मतलब टाइम वेरिएंट के केस में आ जाए, तो सिस्टम हमारा क्या है, टाइम वेरिएंट है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे आपको और क्या चीजें ध्यान रखनी है, अच्छा चलिए स्पेस नहीं है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। और तो जैसे अभी हमने टाइम इनवेरिएंसी वेरिएंसी देखी किसके केस में, कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रेटर का जो रिलेशन लिया था हमने, सेम वही चीज जब आप डिस्क्रीट के केस में पढ़ते हैं तो जो डिफरेंशिएटर है वो आपका डिफरेंस इक्वेशंस के फॉर्म में होंगे, जो इंटीग्रेटर है वो समेशन के फॉर्म में होगा। तो जैसे हमारे पास अगर ऐसा भी रिलेशन होता कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k, अगर इसके लिए आपको टाइम इनवेरिएंसी चेक करनी होती तो फिर से अगर आप फाइंड करते y ऑफ n माइनस n नॉट डिलेड आउटपुट डिलेड रिस्पॉन्स, तो क्या वैल्यू होती, जहां भी n है उसको हम रिप्लेस करते हैं n माइनस n नॉट से, तो क्या वैल्यू हो जाती, समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n की जगह हमने पुट किया n माइनस n नॉट, यहां का टर्म इसमें n नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा x ऑफ k, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर हमने नेक्स्ट ले लिया रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, जिसको हम लिखते हैं x n कॉमा n नॉट, तो ये वैल्यू क्या होती, आपको रिप्लेस नहीं करना, फिर से आपको ये जो भी रिलेशन गिवन है समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k, ये एज इट इज लिखते हुए यहां पर आपको एक टाइम शिफ्ट देना है कितने का, माइनस n नॉट का। अब ये दोनों इक्वेशंस फिर से यहां से देखने में सेम नहीं लग रही, लेकिन फिर से हम वही मॉडिफिकेशन अगर करें, लेट k माइनस n नॉट इज इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल लैम्डा। अगर फिर से हम देखें तो जो वैल्यू होगी, हम अगर लैम्डा के लिए समेशन के लिमिट्स ले रहे हैं, यहां k के लिए लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू n, तो व्हेन k टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इस रिलेशन में अगर हमने k टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी माइनस n नॉट, लैम्डा टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड व्हेन k टेंड्स टू n देन लैम्डा टेंड्स टू n माइनस n नॉट। तो अब इसी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते थे, देयरफॉर y ऑफ n कॉमा n नॉट इट मे बी रिटन एज समेशन फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n माइनस n नॉट, इस बीच में ये जो फंक्शन है x ऑफ, ये जो वेरिएबल है k माइनस n नॉट, इसको हमने नाम क्या दे दिया है, लैम्डा, तो x ऑफ लैम्डा। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लें और ये इक्वेशन 1, यहां से देखिए दोनों में बस ये डमी वेरिएबल का फर्क है, यहाँ k है और यहाँ क्या है, लैम्डा है, समेशन के लिमिट्स जो है वो क्या है, सेम है। तो देयरफॉर ये जो सिस्टम आया हमारा, ये सिस्टम क्या हो गया, यहां से हमने देखा तो ये सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अब फिर से जो आपने केसेस देखे थे कि इंटीग्रेटर में लिमिट अगर चेंज हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास एक दूसरा सिस्टम होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू, अगर वैल्यू होती समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2n x ऑफ k, तो अब यही सिस्टम हमारा क्या हो जाता, टाइम वेरिएंट हो जाता है, क्योंकि स्केलिंग का केस दिख रहा है आपको, n की जगह 2n दिख रहा है, ये हमारा टाइम वेरिएंट हो जाता। अगर हमारे पास होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n, लेकिन अगर यहां वैल्यू लिखी होती है x ऑफ माइनस k, तो फिर से क्या दिख रहा है आपको, x में स्केलिंग है, मतलब ये सिस्टम भी हमारा कैसा हो जाता, टाइम वेरिएंट हो जाता। तो इन कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखें तो आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स को।